हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। बढ़िया एकदम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस करा था, आज फ्राइडे का दिन है और हम अपनी वीडियो को प्रिपेयर करने की बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम लोग, राइट। क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सर इस समय बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है ना। एग्जाम्स आने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है हमारी। लेकिन सर हमें ना इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बहुत ही टेंशन होती है सर, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, लेंदी टॉपिक्स हैं। और उसे कैसे फटाफट से रिवाइज करा जाए, सारे कॉन्सेप्ट एक बारी कैसे देख लिया जाए सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हम लोगों ने अपनी रेगुलर रेगुलर अपडेट्स के अंदर हम लोगों ने वीडियोस अपलोड करे हुए हैं। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको हर एक टॉपिक के डिटेल्ड वीडियोस विद लॉजिक्स तो मिलेंगे ही। लेकिन सर एक ऐसी वीडियो बन जाए जहां से हम पूरे कोर्स को क्या कर सकें, पूरे शेयर्स के टॉपिक को क्या कर सकें सर, रिवाइज कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोर्स करा हुआ है, ताकि वो आसानी से सब चीज़ों को क्या कर सकेंगे, एक जगह पर रिवाइज कर सकेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश ये करनी है, मेन टास्क हमारा ये है कि हम कैसे इसको फटाफट से निपटाते हैं। तो यहाँ हमने ज़्यादा टाइम देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए आप लोग सिंपली प्ले लिस्ट में जाएं। चैनल आपको पता ही है, कॉमर्स सीखो है, प्ले लिस्ट में जाना है आपको। और प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग नाम से इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर हमारी प्लेलिस्ट रेडी है। तो अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आपको वहां जाएं, वहां से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर लें। नहीं तो यहाँ आज जो हम बात करने वाले हैं रिवीजन की, वहां से हमें वैसे तो बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस आइए मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आओ जरा स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम हमारा कौन सा है, इशू ऑफ शेयर्स। आज की सारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स। मैं तो कहता हूं आप लोग भी जरा अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के तैयार हो जाएं, बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि मैंने ना सोचा हुआ है कि आपको चीज़ें तो आती हैं, हाँ कि ना। क्योंकि रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को बेसिक्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है ना। तो आओ जरा फटाफट से इशू ऑफ शेयर्स। अब सर बात आती है इशू ऑफ शेयर्स, क्या इशू ऑफ शेयर्स कर कौन रहा है। इसका मतलब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन तो उठता है कि इशू ऑफ शेयर्स कर कौन रहा है, तो आंसर इसका यहां पर आएगा सर, कंपनी कर रही है। कंपनी इशू ऑफ शेयर्स कर सर क्यों कर रही है, क्योंकि उनको चाहिए कुछ पैसा। कंपनी कह रही है हमें फाइनेंस दे दो या हमें फंड्स प्रोवाइड कर दो। कंपनी ये फंड्स किससे मांगेगी, आप कहोगे सर ये एक बंदा है, एक और बंदा है। ये भाई साहब जो पहले वाले हैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के क्या परचेज कर लेते हैं, मान लो शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो इनका नाम कंपनी रख देती है, ये शेयर होल्डर हो गए, हाँ कि ना। इसका मतलब शेयर्स जो खरीदेगा कंपनी के, कंपनी उसको शेयर होल्डर कहेगी। और कंपनी में इस भाई साहब ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है, कंपनी कहेगी आपको हम रिटर्न में डिविडेंड देंगे। आपको हम आपकी रिटर्न में क्या देंगे, मतलब कंपनी कह रही है हम आपको इनकम के नाम से डिविडेंड पे करने वाले हैं। शेयर होल्डर बहुत ही खुश हो गया, शेयर होल्डर कह रहा है चलो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ पैसा भी आएगा। ये जो दूसरे भाई साहब हैं, ये वैसे तो डिबेंचर होल्डर है। कौन है, डिबेंचर होल्डर। कंपनी में दो नामों से पैसा लगाया जा सकता है, एक शेयर्स के नाम से तो दूसरा डिबेंचर्स के नाम से। तो डिबेंचर की यहाँ पर हम बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात तो आप समझ जाओ कि कंपनी को अगर अपने फाइनेंस अरेंज करने हैं तो दोनों सोर्सेज हो सकते हैं। एक तरफ कंपनी शेयर्स के नाम से पैसा मंगा सकती है, तो कंपनी एक तरफ डिबेंचर्स के नाम से पैसा मंगा सकती है। ठीक है ना। ये बात तो क्लियर है। मतलब कंपनी कहती है हमारे पास आइडियाज बहुत सारे हैं, हमारे साथ लोग बहुत सारे हैं, हमारे पास मैनेजमेंट पावर बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास जो कमी रहती है वो फंड्स की या फाइनेंस की रहती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए शेयर होल्डर, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें पैसा दीजिए और हम आपको बदले में रिटर्न के नाम से डिविडेंड देंगे। अब बात आ रही है सर ये डिविडेंड क्या है, हाँ कि ना। बिल्कुल सर, डिविडेंड क्या है एक बार पता चल जाए दोबारा से। तो मैंने बोला डिविडेंड कुछ नहीं है, डिविडेंड ये है। खुद बताओ, पहले शेयर होल्डर्स ने, ये जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने पहले पैसा कंपनी में क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। इन्होंने इन्वेस्ट करा ताकि कंपनी क्या कर सके, अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर क्या कर सके, चला सके। कंपनी के पास पैसा आ गया और कंपनी अब ह्यूज ह्यूज, मैं कहूंगा ह्यूज ह्यूज, इतना सारा क्या कमा रही है, मान लो प्रॉफिट कमा रही है। ये तो आप लोग समझते हैं कि कंपनी प्रॉफिट तभी कमा पा रही है क्योंकि पहले इन लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। अब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो कंपनी ने मान लो इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया, तो इसमें से कुछ हिस्सा, मान लो ये वाला हिस्सा, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने कर दिया है, मान लो ये हिस्सा कंपनी ने अपने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि शेयर होल्डर ने ही तो पैसा लगाया था। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे प्रॉफिट का कुछ टुकड़ा, बिल्कुल। तो यही जो प्रॉफिट का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यही कहलाता है क्या, यही कहलाता है डिविडेंड, हाँ कि ना। तो डिविडेंड इज नथिंग बट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट जो कंपनी कमाएगी उसका जो टुकड़ा वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वही शेयर होल्डर के लिए क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, बेसिक बेसिक बातें क्लियर हो रही है सारी की नहीं हो रही है? बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना? तो हमें अब ये क्लियर हो गया कि कंपनी क्या होती है। पहली बात तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है। कुछ बंदे कॉमनली मिलते हैं और यहां पर इनको जनता का सपोर्ट होता है। जनता मतलब ये इन्वेस्टर बन जाती है। ये लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी रिटर्न में बदले में उनको क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। और डिविडेंड और कुछ नहीं होता, डिविडेंड है प्रॉफिट का टुकड़ा। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को उसकी रिटर्न के नाम से, मतलब डिविडेंड के नाम से क्या कर देगी? पे कर देगी। ठीक है ना? आइए आगे। अब बात आती है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। कंपनी का पहला काम तो देखो यही है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो कंपनी कहेगी हमसे शेयर्स ले लो। हमसे क्या ले लो? शेयर्स ले लो। और कंपनी क्या इशू कर देगी? शेयर्स इशू कर देगी। और कंपनी कहेगी हमें दे दो या तो क्या? हमसे शेयर्स ले लो और हमें क्या दे दो? कैश दे दो। या हमसे अभी भी शेयर्स ले लो और हमें अदर देन कैश दे दो। अदर देन कैश दे दो, हाँ कि ना? तो कंपनी के दो पर्पस है शेयर इशू करने के। पहले केस में कंपनी क्या मंगाना चाहती है? कंपनी कहती है हमें खूब खूब पैसे दे दो। और दूसरे केस में कहती है हमें कैश मत दो, हमें कुछ या तो काइंड में कुछ क्या पे कर दो, क्या दे दो हमें? या तो हमें असेट्स दे दो या हमें किसी का चला चलाया बिजनेस क्या करने दो? परचेज करने दो। मतलब इस केस में कंपनी के पास पैसा आएगा और लेकिन इशू तो कंपनी क्या करेगी? शेयर्स इशू करेगी पेमेंट में। और यहां पर कंपनी कह रही है हमें कैश नहीं चाहिए, हमें तो कुछ उधार में असेट्स दे दो या हम किसी का चला चलाया बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, आप हमसे पेमेंट में क्या ले लो? शेयर्स ले लो। तो दोनों में कॉमन बात क्या हुई? दोनों केसेस में जब कंपनी पैसा मंगाना चाहती है, कैश मंगाना चाहती है, तब भी कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी। और दूसरे केस में कंपनी कैश नहीं मंगाना चाहती, कुछ असेट्स खरीदना चाहती है या किसी का चला चलाया बिजनेस परचेज करना चाहती है, तब भी कंपनी कहेगी हमसे क्या ले लो? हमसे आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो पेमेंट में। तो दोनों केसेस में कॉमन बात क्या है कि कंपनी दोनों केसेस में इशू तो क्या कर रही है? शेयर्स कर रही है। लेकिन पहले केस में मंगाती है कैश और दूसरे केस में मंगा रही है असेट्स या पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रही है। ये बात तो ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में किसकी? जब कंपनी इशू करेगी क्या? शेयर्स। और क्या मंगाएगी? कैश मंगाएगी। आओ जरा फटाफट से देखें इसको। जब कंपनी बात करती है क्या मंगाने की? कैश मंगाने की। तो हमेशा हम लोगों ने बात करी है कि कंपनी कैश मंगा सकती है या तो इकट्ठा, दैट इज इसको हम बोलते हैं लमसम, और या तो कंपनी पैसा मंगा सकती है किसमें? इंस्टॉलमेंट्स में। ये बात तो ठीक है। या तो पैसा मंगाया जाएगा लमसम इकट्ठा, या तो मंगाया जाएगा किश्तों में या कि इंस्टॉलमेंट्स में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम की। जब कंपनी लमसम में पैसा मंगाती है, लमसम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, एक ही बारी में। यहां पर कंपनी क्या कहती है कि आप जनता को क्या कहती है? आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, हम साथ में ही आपको क्या कर देंगे? शेयर्स का मालिक भी बना देंगे, मतलब आपको शेयर्स अलॉट भी कर देंगे। इसका मतलब एप्लीकेशन पर प्लस अलॉटमेंट को ही मैं कह रहा हूं कि किसमें पेमेंट हुई है? लमसम की बात कर रही है कंपनी। मतलब कंपनी यहां पर लमसम केस में यही कहती है कि आप जनता जी, इन्वेस्टर जी, आप कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही भरोगे ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही हम आपको शेयर्स अलॉट भी कर देंगे और आपको कंपनी का मालिक बना देंगे। यहां पर लमसम में ये बात होती है। अब बात होती है कि लमसम में सर जर्नल एंट्री क्या होती है? तो जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो कंपनी, मान लो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स है। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 1000। और एक शेयर का रेट है कितना? 10। तो कंपनी लमसम के केस में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, कंपनी को नहीं पता कि कितनी एप्लीकेशन आने वाली है। इसीलिए जब मैं लमसम की बात करता हूं तो एंट्री में कुछ भी ड्यू नहीं होता। बताओ हाँ कि ना? ड्यू तो तब होता है जब कंपनी को पता होता कि इतने लोग ऑलरेडी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन लमसम के केस में कंपनी को बिल्कुल नहीं पता कि कितनी एप्लीकेशन आने वाली है। कंपनी के पास तो सीधा पैसा क्या होता है? रिसीव होता है। इसीलिए लमसम के केस के अंदर कोई भी एंट्री ड्यू नहीं होती। सीधा पैसा क्या होगा कंपनी को? सीधा पैसा रिसीव होगा सर। और सीधा पैसा रिसीव होगा अगर 1000 शेयर्स पर, तो एंट्री क्या होगी? कंपनी कहेगी हमारे पास पैसा आ गया। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000। टू किस नाम से पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन, और साथ में कंपनी क्या कर देगी? अलॉटमेंट भी। तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाँ कि ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? 10,000 10,000, हाँ कि ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अल्टीमेटली कंपनी जितना भी पैसा मंगाए,
चाहे लमसम से मंगाए चाहे इंस्टॉलमेंट्स में मंगाए, कंपनी की अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी, शेयर कैपिटल बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली कंपनी किसी भी नाम से पैसा रिसीव करे, यहाँ पर जो कंपनी पैसा रिसीव कर रही है वो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर अब आप देखो मैं इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर कंपनी के पास पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री में कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितने से, 10,000 से टू कहाँ ट्रांसफर कर देगी पैसा, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है, लमसम की बात में तो इतनी बात है यहाँ पर कि कंपनी सीधा पैसा रिसीव करेगी, कुछ भी ड्यू नहीं होता। कंपनी ने सीधा देखो बैंक को डेबिट करा, और जिस नाम से पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से पैसा आया, और अल्टीमेटली किस अकाउंट में क्रेडिट हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। क्योंकि जब भी कंपनी पैसा मंगाएगी, कंपनी की कैपिटल डेट इज शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा क्या होगी, बढ़ती है, और हम सब जानते हैं कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आती है। राइट, इजी बात है एकदम लमसम की, बिल्कुल सर इजी है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि शेयर्स जो इशू होते हैं वो या तो होते थे किस पर, पार पर, या तो इशू होते हैं किस पर, प्रीमियम पर। पार पर इशू होने का मतलब जब शेयर की फेस वैल्यू उसके इशू प्राइस के बराबर हो, मतलब अगर शेयर की कॉस्ट, फेस वैल्यू को हम कॉस्ट भी कह सकते हैं कंपनी के लिए, शेयर की कॉस्ट ही अगर 10 रुपये और कंपनी उसको इशू भी कितने में ही करती है, 10 में, तो हम कहेंगे कौन सी सिचुएशन हुई, वो पार हुई। लेकिन प्रीमियम के केस में क्या होगा, कॉस्ट अगर 10 है तो कंपनी जरूर इस शेयर को ज्यादा में, मतलब मान लो 12 रुपये में इशू कर रही होगी, तो 2 रुपये का कंपनी के लिए प्रीमियम है, कंपनी के लिए अलग से क्या है, गेन है सर, हाँ कि ना। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि शेयर्स में कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो शेयर इशू करेगी, या तो वो पार पर कर सकती है या तो वो प्रीमियम पर, बिल्कुल याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डिबेंचर जो इशू होते हैं वो पार पर भी होते हैं, वो डिस्काउंट पर भी होते हैं, और वो प्रीमियम पर भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शेयर ज्यादा से ज्यादा पार पर और प्रीमियम पर, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको लमसम का केस कराया वो पार वाला ही था। अब मैं आपको प्रीमियम की एंट्री कराता हूं। मान लो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, और एक शेयर का रेट था 10, लेकिन वो 20% के प्रीमियम पर इशू हो रहा है, 20% के प्रीमियम पर इशू हो रहा है। अब इसकी एंट्री अगर हमें फटाफट से करनी हो तो क्या होगी, हम कहेंगे सर पैसा आ रहा है, मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, 1000 इंटू 10 की 10 का 20% भी आ रहा है। हाँ सर, शेयर की फेस वैल्यू थी 10, उस पर 20%, 10 का 20% तो 2 रुपीज आएगा। इसका मतलब इशू प्राइस कितना हुआ, अब 12 हुआ। तो कंपनी जो पैसा रिसीव कर रही है वो पूरा 12 कर रही है, तो इंटू 12 अगर हम करेंगे तो कंपनी का जो डेबिट होगा बैंक, वो कितने रुपीज से होगा, 12,000 से। टू आना कितना चाहिए था नॉर्मली, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया, 12,000 और 12,000। लेकिन अब आप जरा यहां देखो, सेकेंड एंट्री जो मैं यहां पर करूंगा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना है, हमने इसी जो पैसा हमने रिसीव कर लिया है किस नाम से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से, उसको हमने शेयर कैपिटल में भेजना है, जैसे अभी पीछे हमने बात करी थी। क्योंकि पैसा हम जिस भी नाम से रिसीव करें अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में ही भेजेंगे, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में ही आएगी। आओ जरा देखें इसको, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम कर देंगे डेबिट, फिनिश कर देंगे पूरा कितने से, 12,000 से, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नाम से पैसा आना कितना चाहिए था भाई, देखो हमारा जो पैसा था, हमारे पास जो ये जो 12 रुपए आ रहे हैं उसके दो टुकड़े हैं, एक 10 और 2 वाला जो हिस्सा है वो प्रीमियम का है, बताओ हाँ कि ना। तो 10 वाला हिस्सा तो शेयर कैपिटल के नाम से आना चाहिए था, और 2 वाला प्रीमियम के नाम से। तो बस यही करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1000 इंटू 10 वाला डालेंगे शेयर कैपिटल में, तो कितना आ जाएगा, 10,000। और 2 जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ, ये वाला जो प्रीमियम के नाम से है, उसको हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1000 शेयर्स पर कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 रुपीज, तो मैं इंटू 2 करूंगा, उससे मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। तो देखो डेबिट 12,000 और क्रेडिट मिला के भी 12,000। तो यहाँ हम लोगों ने बात कर ली किसकी, लमसम मेथड की। चाहे पिछले केस में हमने बात करी थी पार की, और इस केस में हमने बात कर ली है जब कंपनी पैसा मंगा रही है साथ में प्रीमियम भी कंपनी को रिसीव हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी के लिए वो एक फायदा है, गेन है। देखो इसलिए कौन सी साइड में आया है, क्रेडिट साइड में, हाँ कि ना। वेरी गुड। हमने जो भी बात करी है वो लमसम की हमने निपटा ली है, जहां पर कंपनी एक बारी में ही सारा पैसा रिसीव कर लेती है।
अब हम बात करते हैं अपने दूसरे केस की, जहां पर कंपनी पैसा मंगाती है किसमें, इंस्टॉलमेंट्स में। किसमें, इंस्टॉलमेंट्स में। अब ध्यान रखना, कंपनी जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाएगी तो पहले मंगाएगी एप्लीकेशन के नाम से, जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही जनता भर देगी, इन्वेस्टर जैसे ही एप्लीकेशन भर देगा, फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि अलॉटमेंट करनी है तो कितनी करनी है। तो कंपनी अगला पैसा मंगाएगी अलॉटमेंट स्टेज पर। मान लो अगर एक शेयर है जिसका रेट 10 है, तो कंपनी कहेगी एप्लीकेशन पर 3 पे कर देना। अगर जब हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे तो उस समय हम आपसे कितना मंगा लेंगे, 4 रुपीज़। और आखिरी स्टेज हम कहते हैं कॉल्स। यहाँ पर कंपनी कॉल करके रिमेनिंग पैसा, मतलब मान लो 3 रुपीज़ मंगा लेगी। ऐसे करके कंपनी के पास पूरा कितना पैसा आ जाएगा, 10 रुपीज़। यहाँ पर भी अब देखने वाली बात है कि भाई किस तरीके से सर जर्नल एंट्रीज होती थी। तो अगर मैं यहाँ पर पहली एंट्री करूँ और फिर से मान लूँ कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है, 10 रुपये के हिसाब से, तो आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर कोई प्रीमियम की बात नहीं करी है। इसका मतलब शेयर का अगर फेस वैल्यू 10 है तो वो इशू भी किस पर ही हो रहा होगा, 10 पर। तो मतलब कौन सा केस हो गया, पार का, जब 10 वाली चीज कितने में इशू हो रही हो, 10 में, है ना। आओ एक बार इसकी एंट्री सीखे। अच्छा, मैंने आपको अभी लमसम के केस में बताया था कि जब लमसम का केस होता है तो वहां पर एप्लीकेशन के साथ ही क्या हो जाती थी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब है जब कंपनी तैयार हो जाती है शेयर होल्डर को मालिक बनाने के लिए और उनको शेयर्स अलॉट कर देती है, मतलब दे देती है। तो वहां पर कंपनी को कुछ नहीं पता था कि कितना पैसा आएगा, कितनी एप्लीकेशंस भरी जाएंगी, तो वहां पर कुछ भी ड्यू नहीं होता था। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद जब अलॉटमेंट पर हम लोग आएंगे तब हमें जरूर पता होगा कि हमारे कितने लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, बताओ हाँ कि ना। तो यहां पर पहली जो एप्लीकेशन के वक्त की एंट्री होती है वो तो बिल्कुल सेम होगी, जैसे कि वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर्स हैं सर, एक शेयर देखो एप्लीकेशन पर कितना मंगाया जा रहा है, 3। तो कंपनी मंगा रही है 3000। टू किस नाम से, एप्लीकेशन के नाम से पैसा आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहां पर मैं अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर लमसम का केस नहीं है। यहां पर अलॉटमेंट की एंट्री अगले स्टेज में होगी। यहां पर सिर्फ पैसा दिखाएंगे हम किस नाम से आ रहा है, एप्लीकेशन के नाम से। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 और 3000, राइट। सेकेंड, फिर जो शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा आया है हम जानते हैं, इसको कहां क्रेडिट करेंगे फिर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 3000। अब देखो ये मैंने एप्लीकेशन को तो निपटा दिया, इंस्टॉलमेंट के केस की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन को निपटा दिया। अब कंपनी जानती है कि फ्यूचर में कंपनी को अलॉटमेंट के नाम से भी पैसा मिलने वाला है और कॉल्स के नाम से भी पैसा मिलने वाला है। इसीलिए अब कंपनी ड्यू कर सकती है, ड्यू मतलब सपना देख सकती है। अब कंपनी जानती है कि हमें फ्यूचर में अलॉटमेंट के नाम से भी पैसा आएगा। तो अलॉटमेंट के नाम से पैसा आएगा, कंपनी के लिए फायदा है और फायदा मिलेगा फ्यूचर में। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं क्या हो गया, असेट बन गया। कंपनी को अलॉटमेंट के नाम से पैसा मिलने की उम्मीद है। तो इसका मतलब थर्ड एंट्री यहाँ पर रिसीव नहीं हो रही, पहले तो क्या होगी, ड्यू होगी। मतलब कंपनी यहाँ पर सपना देखेगी किस नाम से, अलॉटमेंट के नाम से। तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 1000 शेयर है हमारे पास, ये देखो, और अलॉटमेंट पर कितना पैसा कंपनी को रिसीव होने की उम्मीद है, 4 रुपए। तो कंपनी कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रही है, सोच रही है, सपना ले रही है, सर 4000 का। तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, हाँ कि ना। अब ये तो ड्यू है, कंपनी को पता था अलॉटमेंट पर पैसा आना है, लेकिन अब कंपनी उसको रिसीव करेगी। फोर्थ एंट्री में कंपनी अब अलॉटमेंट वाला पैसा क्या करेगी, रिसीव कर रही है। तो अलॉटमेंट के नाम से पैसा आना था कितना, 4000। अब कंपनी को अलॉटमेंट के नाम से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कंपनी का क्या बढ़ जाएगा, सर बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट 4000। टू किस नाम से, जब अलॉटमेंट के नाम से पैसा आना था तो डेबिट करा था, अब अलॉटमेंट के नाम से पैसा आ गया तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 4000। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल इजी लग रहा है सर, हमें तो पहले से ही आता है सब कुछ। क्या बात है, आप तो हो ही बड़े समझदार बच्चे भाई। आओ जरा फिफ्थ एंट्री की बात करें। फिर से अब कंपनी को कॉल्स के नाम से पहले पता है कि पैसा आना है, क्योंकि कंपनी जानती है लोग अप्लाई कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं। अब कंपनी ये जानती है, इसलिए अब कंपनी एंट्रीज को क्या कर पा रही है, ड्यू कर पा रही है। अब कंपनी को उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में भी पैसा मिलेगा, इसलिए हम पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। तो आओ कॉल्स का पैसा ड्यू करें। तो जैसे हमने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करा था, उसी हिसाब से अब हमें फ्यूचर में शेयर कॉल्स के नाम से पैसा आने की उम्मीद है। तो शेयर कॉल्स को डेबिट करेंगे कितना, 1000 इंटू कितना, 3, 1000 इंटू 3 डेट इज कितना, 3000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ कि ना, बिल्कुल। और फिर सिक्स्थ एंट्री के अंदर हमें फिर से पैसा क्या हो जाएगा सर, रिसीव हो जाएगा।
किस नाम से, कॉल्स के नाम से पैसा डेबिट करा हुआ था, आने की उम्मीद थी, अब पैसा मिल रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3000 टू शेयर कॉल्स के नाम से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्स के नाम से अब हमें पैसा रिसीव हो गया। जब कॉल्स के नाम से पैसा मिलने की उम्मीद थी तो डेबिट करा, आज कॉल्स के नाम से पैसा मिल गया तो हमने शेयर कॉल्स को क्रेडिट करा। ऐसे हम लोगों ने निपटार डाला अपना कौन सा टॉपिक, इंस्टॉलमेंट वाला। देखो कितना ईजी है, ठीक है ना। आओ अब अगली बात करें जरा रिवाइज फटाफट से। अब देखो कुछ नई बात करें हम फटाफट से। कंपनी जब भी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, तो होता क्या है, कंपनी ने मान लो कितने शेयर्स इशू करें, 1000, कितने इशू करें 1000, तो कभी तो क्या होता है कि कंपनी 1000 शेयर इशू करेगी और लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली 1000 ही क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। कभी कभार कंपनी फिर से 1000 शेयर इशू करेगी और लोग अप्लाई कर देंगे, कितने लोग अप्लाई कर देंगे, पूरे के पूरे कितने 800। और कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है 1000 और लोग अप्लाई कर देते हैं 1200, कितने 1200। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो पता है इसका आंसर, मैंने बोला वेरी गुड, तब भी देखो बड़े ध्यान से जरा। यहां पर कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, लोगों ने अप्लाई भी कितने करे, पूरे 1000। इसका मतलब इसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। कौन सी सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। 1000 के अगेंस्ट कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे और लोगों ने अप्लाई भी 1000 कर दिए। दूसरे केस में क्या बात कहेंगे हम इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों, क्योंकि कंपनी तो इशू करे 1000 ज्यादा, लेकिन कंपनी ने कम शेयर्स अप्लाई करें। और अगले केस में कंपनी इशू करती है 1000 और लोग अप्लाई कर देते हैं ज्यादा, इसीलिए हम बोलते हैं सर इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें कराई, जितने भी पीछे क्वेश्चन अभी रिवाइज कराए हैं, वहां पर मैंने 1000 शेयर्स माने थे, याद करो। तो 1000 शेयर्स के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब कंपनी इशू भी 1000 शेयर्स करती थी और लोग अप्लाई भी कितने कर रहे थे, 1000 शेयर्स। तो वो हमने कौन सा केस सीख लिया, फुल सब्सक्रिप्शन का। अब बचे हैं दो हमारे पास, एक अंडर सब्सक्रिप्शन तो दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर मैं छोटे छोटे दो क्वेश्चंस लेता हूँ, आपको बात समझ में आएगी मेरी। मैं यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले आपको अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में याद दिला देता हूँ। मान लो कंपनी के पास जो शेयर्स हैं, कंपनी के पास जो उसकी कैपिटल है, मतलब मान लो कंपनी 10 लाख रुपया मंगा सकती है मैक्सिमम, तो इसको हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है और इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी के एमओए में लिखी होती है, मतलब कंपनी इससे ज्यादा पैसा एक बारी में अपने शेयर होल्डर से मंगा नहीं सकती है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या 1 लाख की अगर कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है तो जरूरी है कंपनी एक बारी में 10 लाख रुपए मंगा लेगी? मतलब कंपनी तो 10 लाख रुपए मंगा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है वो एक बारी में सारा मंगाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतने मंगा लेगी। तो कंपनी मान लो 10 लाख मंगा सकती है और मान लो एक जो शेयर है उसका रेट कितना है, 10 है। इसका मतलब कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, कंपनी को इशू करने पड़ेंगे कितने, 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी कितना पैसा मंगा सकती है सर, 10 लाख मंगा सकती है। लेकिन कंपनी को जरूरत है अभी सिर्फ मान लो कितने की, कितने पैसे की, सिर्फ और सिर्फ 70 लाख की। कितने की, 70 लाख की। तो कंपनी ने मान लो इशू कर दी है कितनी कैपिटल, इसको हम बोलते हैं हमारी इशूड कैपिटल। बड़े ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम अमाउंट था जो कंपनी मंगा सकती थी, वो था 10 लाख, जिसको हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं या तो रजिस्टर्ड कैपिटल। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट अभी सिर्फ मान लो कितने की है, कंपनी को अभी नहीं मंगाने 10 लाख, कंपनी सिर्फ अभी कितने मंगाना चाहती है, 7 लाख। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे होंगे, 1 लाख की सिर्फ 70,000, सर सिर्फ 70,000 करे होंगे। 70,000 इशू करे होंगे कितने रुपए के हिसाब से ही, 10 के हिसाब से। तो कंपनी कितना मंगाना चाहती है मान लो, तो कंपनी यहां पर आप कहोगे सर 7 लाख मंगाना चाहती होगी, बिल्कुल। लेकिन ये तो होगी इशूड कैपिटल, मतलब कंपनी ने इशू कर दी है 70,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, ताकि कंपनी चाहती है कि कंपनी के पास कितना पैसा आ जाए बिजनेस करने के लिए, 7 लाख। लेकिन लोगों ने जो अप्लाई करे हैं, लोगों ने जो अप्लाई करे हैं वो है सिर्फ कितने, कंपनी ने इशू तो कितने करे थे, 70,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई करे हैं सिर्फ कितने शेयर्स, 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना, 10। तो कंपनी के पास 7 लाख तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो दिख रहा है अभी तक कि कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूं, मैं यहां पर ये कहना वाला हूं कि कंपनी ने देखो इशू तो कितने कर दिए, 7 लाख 70,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई करे सिर्फ कितने,
60,000 शेयर्स। ये वैसी वाली बात नहीं लग रही, कौन सी वाली, अंडर सब्सक्रिप्शन वाली। देखो इशू करे हैं 70,000 और लोगों ने अप्लाई करे हैं कम, तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। अब मैंने आपको बता दिया ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। फिर कंपनी के पास जितनी रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने उतने शेयर्स इशू करे, वो इशू कैपिटल है। और लोगों ने सिर्फ 60,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब करे हैं, इसलिए हम इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल नंबर 1, इशूड कैपिटल नंबर 2 और सब्सक्राइब्ड कैपिटल नंबर 3। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब लोगों को, कितने लोग तैयार हो गए कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। तो यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जर्नल एंट्रीज पास करवा देता हूं अंडर सब्सक्रिप्शन की, इसी क्वेश्चन के हिसाब से। मान लो वही वाली बात है, कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने अवेलेबल थे, 1,10,000 के हिसाब से। तो कंपनी कितना पैसा मंगा सकती थी सर, 10 लाख मंगा सकती थी। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 7 लाख की थी, तो कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी? नहीं सर, कंपनी को इशू करने पड़ेंगे 70,000 शेयर्स 10 के हिसाब से, तब कंपनी मंगा पाती कितना, 7 लाख। लेकिन कंपनी ने इशू तो 70,000 कर दिया, लेकिन लोगों ने अप्लाई सिर्फ कितने करें, 60,000। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है सर, क्लियर हो गया। अब मैं इसकी एंट्री कराने लगा हूं, देखो बड़े ध्यान से। इन सब बातों को रजिस्टर में नोट करते हो चलो, तभी मजा आएगा। आओ इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं फटाफट से और सीख लेते हैं कैसे होगा। मान लो एप्लीकेशन पर कितना पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन पर आ रहा है हमारा मान लो 3, अलॉटमेंट पर मान लो कितना आ रहा है 2, फर्स्ट कॉल पर कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉल पर आ रहा है फिर से 2, और फाइनल कॉल पर कितना आ रहा है 3। ऐसे आ रहा है पैसा। तो अल्टीमेटली कितना पैसा आ रहा है, 10 रुपीज। ठीक है ना, आओ एंट्री करें फटाफट से। बैंक डेबिट, कितने शेयर्स हैं, शेयर्स हमने कितने, लोगों ने कितने अप्लाई कर दिए हैं, 60,000 सिर्फ करे हैं लोगों ने। तो सारी कैलकुलेशन 60,000 के हिसाब से होगी, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में यही तो ध्यान रखना है कि लोगों ने जितने शेयर फिर अप्लाई करें, हमें उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी होगी। तो 60,000 इंटू 3 तो कितना पैसा, 1,80,000। हाँ कि ना। 2 शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा आ रहा है कितना, 1,80,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी सर, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल कितना, 1,80,000। थर्ड एंट्री ड्यू होगी। अब अलॉटमेंट के नाम से पैसा आने की उम्मीद है, कितना आने की उम्मीद है, 2। तो शेयर अलॉटमेंट को अब करेगी कंपनी क्या, डेबिट। कितने के हिसाब से, 1000 नहीं सॉरी 60,000 शेयर्स है, 60,000 इंटू अलॉटमेंट पर कितना, ₹2। तो कंपनी कितना ड्यू करेगी, 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 1,20,000। अब कंपनी को फोर्थ स्टेज में पैसा क्या होगा, रिसीव हो रहा है। तो बैंक बढ़ जाएगा कंपनी का, बिल्कुल सर, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, 1,20,000 से। और 2 अलॉटमेंट के नाम से पैसा आना था तो डेबिट करा है। अब शेयर अलॉटमेंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने रुपीज से, 1,20,000। बस उसके बाद कॉल्स की बारी आएगी फिफ्थ एंट्री में। फर्स्ट कॉल के बारे में बता देता हूँ आपको, देखो फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, फिर से ड्यू हो गया एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से, 60,000 इंटू 2, 1,20,000 फिर से, और 2 शेयर कैपिटल 1,20,000। और पैसा फिर रिसीव होगा, फिर से बैंक बढ़ जाएगा कंपनी का, तो बैंक हो जाएगा फिर से डेबिट 1,20,000, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000। 7 एंट्री फिर से फाइनल कॉल के लिए ड्यू कर लेना आप, और फिर 7th एंट्री को फिर से क्या कर लेना, 8th एंट्री को रिसीव कर लेना, बिल्कुल सेम जैसे मैंने 5th और 6th और 3rd और 4th करी है। ठीक है ना। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इतना काम तो देखो आप लोग को करना ही पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया है, फुल सब्सक्रिप्शन का हम कर चुके हैं। अब बात आती है सर ओवर सब्सक्रिप्शन की, राइट, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें पूरे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। आओ जरा देखें वो क्या है। सर ये होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, हाँ कि ना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब था कि जब कंपनी ने शेयर्स करे हो इशू 1000, लोगों ने अप्लाई कर दिए हो 1200, तो ये जो एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई करे हैं हम इसको बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। होता क्या है सर, मैंने बोला फटाफट से देख लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर होगा क्या, आपके पास ये तो पक्का है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल एक्स्ट्रा आ रहा है पैसा। कितने शेयर्स के अगेंस्ट आ रहा है इस केस में, आप कहोगे सर 200 के अगेंस्ट कंपनी एक्स्ट्रा रिसीव कर रही है।
वो कंपनी तो मालिक ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर होल्डर को बना पाएगी? 1000 को, क्योंकि कंपनी जितने शेयर मैक्सिमम क्या करती है, इशू करती है, मैक्सिमम उतने क्या कर पाएगी, अलॉट कर पाएगी। बताओ हाँ कि ना? ठीक है ना? ये तो वही बात हो गई, हमारे पास 100 पेन्स है और बायर हमारे पास आ गए 150, तो हम ज्यादा से ज्यादा तो भाई जो पेन्स हैं वो 100 है, तो हम कितने अलॉट कर पाएंगे उनको? 100 कर पाएंगे। उसी हिसाब से कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है 1000 और लोग भले ही ज्यादा अप्लाई करते रहे, कंपनी तो जितने इशू कर रही है मैक्सिमम उतने ही अलॉट कर पाएगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। लेकिन अब क्योंकि एक्स्ट्रा लोगों ने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आओ जरा पहला क्या हो सकता है देख लेते हैं। पहले केस में क्या हो सकता है कि कंपनी कर सकती है एक्सेस जो पैसा आया है उसे क्या कर सकती है सर, उसे वो कर सकती है रिफंड। मतलब ऑल टुगेदर उन्हें क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। कहती है, क्या कहेगी कंपनी, कहेगी हाँ जी हमने 200 शेयर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया है, हम अब आपको उसे पे कर रहे हैं। कंपनी उसे आपको रीपे कर देगी। तो टू बैंक करके आपकी क्रेडिट साइड में दिखेगा, क्योंकि कंपनी की जेब में से पैसा चला जाएगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि कंपनी उनका पैसा लौटा रही है। तो बैंक हो जाएगा कंपनी के केस में क्या, क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी वो पैसा लौटा देगी। अभी हम इसको एंट्री के थ्रू सीखेंगे, लेकिन इतनी बात तो समझ जाओ, जब भी रिफंड वर्ड आए या रिजेक्ट वर्ड आए तो इस केस में ये तो पक्का है कि कंपनी उनका पैसा उन्हें वापस दे रही है। दूसरा जो केस होता है वो बहुत बढ़िया होता है। दूसरे केस को हम कहते हैं एडजस्ट कर देना। क्या करना, एडजस्ट करना। यहां पर कंपनी एडजस्ट करेगी, मतलब क्या होगा, कंपनी कहेगी हाँ जी हमने आपसे 200 शेयर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए, बिल्कुल कर लिया है। कंपनी हाँ बोल रही है, कोई ना नहीं कर रही है आपको। कंपनी कह रही है लेकिन हम ना इस केस में आपको पैसा रिफंड नहीं करते, हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं। इस केस में हम आपको रिफंड नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि फ्यूचर में जब हम आपसे पैसा मंगाएंगे ना, तो उस समय उस पैसे को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। मतलब आपने, कंपनी कह रही है शेयर होल्डर जो आपने हमें एप्लीकेशन के टाइम पर क्या दे दिया एक्स्ट्रा पैसा, उसे हम जब आपसे अलॉटमेंट के वक्त वाला पैसा मंगाएंगे ना, उस समय इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब पता है क्या हुआ, यहां देखो, मान लो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी मंथ के लिए कितना आया, मान लो 2000, कितना आया 2000, और हम लोगों ने काउंटर पे जाके उनको दिए हैं कितने, 2500। तो बताओ हमने कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 500 एक्स्ट्रा दे दिए कि नहीं दे दिए, बिल्कुल दे दिए सर। अब या तो कंपनी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या तो ये 500 रुपये कंपनी हमें क्या कर देगी, रिफंड, पूरा का पूरा। कैसे क्या कहेगी, पैसा ले लो सर अपना एक्स्ट्रा जो आपने हमें गलती से दे दिया। या दूसरे केस में पता है कंपनी क्या कह सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कहेगी सर कोई बात नहीं, ये 500 आप हमारे पास ही क्या रहने दो, डिपॉजिट रहने दो। नेक्स्ट मंथ का मतलब जब फरवरी का क्या आएगा, बिल आएगा ना, मान लो फरवरी का बिल मेरा आया 4000, तो अब मुझे 4000 देने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं एक्स्ट्रा 500 जनवरी के मंथ में दे चुका हूं, मैं अब फरवरी में वो 500 रुपये नहीं दूंगा, मैं 500 रुपये माइनस करके अब कितना दूंगा, 3500। तो यही बात मेरे को आपको यहां पर बतानी है। एडजस्टमेंट के केस में यही होता है कि कंपनी जो एक्स्ट्रा रिसीव कर चुकी होती है उसे फ्यूचर में जो कंपनी जब पैसा मंगाएगी अपने शेयर होल्डर से, तो उसे उस समय पर क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ने कर दिया। ठीक है ना? और थर्ड केस क्या होता था, जब कंपनी कुछ पैसा कर देती थी रिफंड और कुछ पैसा कर देती थी एडजस्ट। ये बात अभी हम क्वेश्चन देखेंगे छोटे छोटे, तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना है बिल्कुल भाई, पूरा का पूरा टॉपिक हमारी टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। सिर्फ टीचर्स याद नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स। अब तो वो समय आ गया कि स्टूडेंट को भी टीचर बनना पड़ेगा और अपनी समझदारी से सारे प्रोविजंस एकदम मुंह जबानी याद रखने पड़ेंगे। तो 3 केसेस जब खुद रिवाइज करो ना, बिल्कुल कैसे याद करना है। आपने बोला भाई हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 केसेस हो सकते हैं, या तो कंपनी सारा पैसा रिफंड करेगी। सेकंड केस, जब कंपनी सारा सारा पैसा क्या कर लेगी, फ्यूचर में जो पैसा मंगाना होगा उस समय के लिए एडजस्ट कर लेगी। मतलब अगर एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है तो कंपनी अलॉटमेंट के वक्त उसे क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। और तीसरे केस के अंदर कंपनी कुछ पैसा कर देगी रिफंड, तो कुछ कर देगी एडजस्ट। ये 3 बातें ओवर सब्सक्रिप्शन में, राइट। आओ देखें इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखो पहला केस, वही 1000 शेयर है कंपनी के पास और एट द रेट ऑफ 10 है। मैं आपको यहां पर रिफंड का केस करा देता हूं एक बारी फटाफट से। ये देखो यहां पर कंपनी ने लमसम का केस है, पैसा रिसीव करा होगा। कैसे करा होगा सर, ऐसे करा होगा, बैंक अकाउंट को करा होगा डेबिट, कितने रुपीज, 1000 इंटू, नहीं नहीं 1000 नहीं होगा भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने शेयर तो इशू करे होंगे 1000, लेकिन लोगों ने सर अप्लाई कर दिए होंगे कितने, 1200 शेयर्स।
तो कंपनी के पास जो पैसा आ रहा होगा वो 1000 शेयर्स पर नहीं आ रहा सर, सीधा जो पैसा आ रहा है वो 1200 शेयर्स पर आ रहा है। 1200 इंटू 10 के हिसाब से पैसा आ रहा है, डेट इज कितना आ रहा है सर 12,000 आ गया। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम का केस है तो साथ में अलॉटमेंट हो जाती है, हमें पता है बात। तो कंपनी ने जो पैसा रिसीव कर लिया वो 12,000 कर लिया। लेकिन भाई जब हम बात कर रहे हैं रिफंड वाले केस की, यहाँ पर कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव कर लिए, एक्स्ट्रा पैसा, कितने शेयर्स के अगेंस्ट? 200 शेयर्स के अगेंस्ट, हाँ कि ना? तो देखो जरा आप क्या करेंगे, हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से कितना पैसा रिसीव कर चुके हैं सर? 12,000 कर चुके हैं। इस 12,000 रुपये में से जो हमारे पास ये 12,000 रुपये आया उसमें से आना कितना चाहिए था? सिर्फ 1000 शेयर्स के हिसाब से आना चाहिए था 10 रुपीज, तो कितना आना चाहिए था? 10,000। और कितना एक्स्ट्रा आ गया कंपनी के पास, फटाफट से बताओ सर। एक्स्ट्रा आया 200 शेयर्स के अगेंस्ट, कितने शेयर्स के अगेंस्ट? 200 के अगेंस्ट, कितना पैसा? 10। दैट इज कितना एक्स्ट्रा आ चुका है? 2,000। तो कंपनी इसको क्या कर देगी? रीपे कर देगी, रिफंड कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो देखो कैसे एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब ये वो अमाउंट है जितना पैसा आना चाहिए था। तो कितना आना चाहिए था? इतना आना चाहिए था शेयर कैपिटल के नाम से, तो 1000 इंटू 10 आना चाहिए था सर, दैट इज 10,000 राइट। और टू ये जो एक्स्ट्रा आ गया है इसको कंपनी रिफंड कर देगी, रिफंड करेगी तो टू बैंक करके पैसा लौटा देगी। कितने शेयर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा है सर? 200 शेयर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना रिफंड कर देगी? 2,000। तो ठीक है ना, इट इज अ केस ऑफ रिफंड, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल बढ़िया। चेहरे पे स्माइल आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी सर, देखो कितनी आसानी से रिवीजन होती जा रही है पूरे शेयर्स की, देखो पता भी नहीं चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। ये तो रिफंड का केस हो गया। अब हम बात करते हैं जब हम एडजस्ट करेंगे, राइट? आओ जरा, सेकंड केस है एडजस्टमेंट का। ये देखो फटाफट से, वही फिर से कहानी, कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं 1000, लोगों ने अप्लाई कर दिए 1200, एक शेयर का रेट है 10। और अब मैं इंस्टॉलमेंट की बात कराता हूँ, देखो एप्लीकेशन पर आ रहा था 3, अलॉटमेंट पर आ रहा था 5, और कॉल्स पर मान लो कितना आ रहा है? ₹2। हो गए ना पूरे 10? ठीक है, आओ ज़रा, पहली एंट्री तो सेम है। आप कहोगे सर हमें तो आती है, मैंने बोला कोई बात नहीं, दोबारा कर लो एक बारी मेरे साथ साथ। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स? 1000? नहीं सर, कंपनी ने तो कितना रिसीव करा एप्लीकेशन? 1200 पर, तो मैं जानबूझकर 1200 अब लिखूंगा, 1000 नहीं लिखूंगा, हाँ कि ना? याद रहेगी वाली बात, बिल्कुल रहनी चाहिए। 1000 से कभी एंट्री नहीं करनी, कंपनी ने जो पैसा रिसीव करा है वो पूरे 1200 शेयर्स पर करा है, तो 1200 इंटू एप्लीकेशन 3 के हिसाब से, तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव कर लिया सर? 3600। टू शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल सेकंड शेयर एप्लीकेशन को फिर हम डेबिट करेंगे 3600 से, और टू शेयर कैपिटल में भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे जहाँ उसकी जगह है। यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं होती है। थर्ड एंट्री में आ जाते हैं। अच्छा हाँ, शेयर कैपिटल के नाम से 3600 नहीं होगा भाई, बिल्कुल हाँ कि ना? ये देखो, शेयर कैपिटल में आना कितना पैसा चाहिए था, जरा मुझे एक चीज बताओगे फिर से? अभी मैंने पीछे बताया वैसे आप लोगों को, यहाँ पर 3600 आ गए, लेकिन कंपनी मैक्सिमम शेयर कितने इशू कर रही है? 1000। एक्स्ट्रा आ रहे हैं 200, तो मतलब शेयर कैपिटल में तो उतना आना चाहिए जितना कंपनी ने इशू करा था। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे? 1000। 1000 इंटू 3 के हिसाब से तो कितना पैसा कंपनी को आना चाहिए था सिर्फ शेयर कैपिटल के नाम से? 3000। इसका मतलब कंपनी के पास 3600 आ गया है, जिसमें से आना चाहिए था 3000। इसका मतलब कुछ क्या आ गया है। और अब क्योंकि हम लोग रिफंड का केस नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको फ्यूचर के लिए एडजस्ट करने वाले हैं। इसका मतलब कंपनी ने जो 600 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव कर ली है, इसको कंपनी अगले स्टेज के लिए, और एप्लीकेशन से अगला स्टेज होता कौन सा है सर? अलॉटमेंट होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये हमेशा माना जाएगा कि कंपनी जो पैसा एडजस्ट कर रही है वो अलॉटमेंट पर ही कर रही होगी। तो ये 600 कंपनी रिफंड नहीं करेगी, अगले स्टेज के लिए एडजस्ट कर लेगी। किस जगह के लिए? अलॉटमेंट के लिए। तो टू शेयर अलॉटमेंट, कितना एक्स्ट्रा आया था? 200 शेयर्स के अगेंस्ट 3 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 600, जो कि एडजस्ट हो जाएगा कौन से समय के लिए? अलॉटमेंट के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल वेरी गुड। थर्ड एंट्री कराऊं, देखो बड़े ध्यान से। अब शेयर अलॉटमेंट को अगर मैं ड्यू करूं, क्योंकि पैसा तो आने की उम्मीद है,
तो पैसा आने की उम्मीद कितनी है, कितने बंदों से मैं सपना देख सकता हूँ, 1000 के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम देखो 1000 शेयर्स है। 1200 तो हमने रिसीव करे थे एप्लीकेशन पर, जो कि हमने जिसका जो एक्स्ट्रा इफेक्ट था उसे एडजस्ट भी करने की बात करिए। अब तो मैं अलॉट कितने ही शेयर्स को कर पाऊंगा, सिर्फ 1000 को। तो 1000 इंटू कितना, अलॉटमेंट मनी इज 5, तो कितना 5000 टू शेयर कैपिटल 5000। मतलब कंपनी को पता है कि अलॉटमेंट के नाम से कंपनी कितना मंगा सकती है, 5000। लेकिन कंपनी जब पैसा रिसीव करेगी ना, तो कंपनी को 5000 नहीं मिलने वाला। कंपनी कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट 5000 नहीं होगा। 5000 तो हमने लेना था, बिल्कुल 5000 लेना था, जिसमें से 600 सर पहले ही कंपनी रिसीव कर चुकी है। कौन से समय पर, एप्लीकेशन पर ही कंपनी एक्स्ट्रा रिसीव कर चुकी है, ये वाला 600, जो कि एडजस्ट हो रहा है कौन से समय पर, अलॉटमेंट पर। तो ये अलॉटमेंट का 600 अब नहीं मिलने वाला कंपनी को, तो कंपनी को अब सिर्फ कितना मिलेगा, 4400। कितना, 4400। बाकी सब कुछ सेम है भाई, टू शेयर अलॉटमेंट 4400, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं लगी, बिल्कुल। ये एडजस्ट करना हम लोगों ने सीख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्थ एंट्री बिल्कुल सेम है। फर्स्ट कॉल कैसे ड्यू करोगे कॉल्स को, आप कहोगे सर शेयर कॉल्स डेबिट, कितने 1000 शेयर्स के अगेंस्ट 1000 इंटू 2, दैट इज 2000। टू क्या, शेयर कैपिटल 2000। और सिक्स एंट्री में यहाँ कर देता हूँ, जगह बची नहीं है। बैंक बढ़ जाएगा कंपनी का, फिर से बैंक बढ़ जाएगा डेबिट कितने से, 2000 से, और टू शेयर कॉल्स कितना, 2000। काम खत्म हो गया सर, देखो। ओ वेरी गुड, क्या बात है भाई, आप लोग भी खुश हो, देखो मैं भी कितना खुश हूँ यार। लग रहा है कि पूरे साल मेहनत करी है, इतने सारे वीडियोस बनाए, इतनी सारी क्लासेस में लेक्चर्स लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, संडे क्लासेस हुई, मंडे क्लासेस हुई, होली पर क्लास हुई, दिवाली पे क्लास हुई। तो भाई देखो अब तो रिटर्न देने की टाइम आ गया, अब तो स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना है बस, ठीक है ना। लगे हुए हैं हम तो आपके साथ हमेशा ही। हर चैप्टर की बनाई जाएगी ऐसी वीडियो, ध्यान रखना, ये कोई शेयर्स के लिए नहीं बन रही है, हर टॉपिक पर बनेगी रिवीजन आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वेरी गुड। अब हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। चलो अब आगे की बात करते हैं। ये देखिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, बड़े ध्यान से देखना। कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के लिए नुकसान था, कंपनी ने पैसा मंगाया और उस समय शेयर होल्डर नहीं दे पाए, तो कंपनी के लिए लॉस था। लेकिन यहां पर क्या है, मान लो कंपनी ने तो सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा ही मंगाया, कौन से स्टेज का पैसा, ये भी कॉल करा है, अलॉटमेंट का। लेकिन कुछ बंदों ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दिया, तो कंपनी के पास जो पैसा आ गया वो एडवांस में आ गया। ये कंपनी के लिए फायदा है, बड़े ध्यान से देखना। लेकिन जब भी कंपनी के पास पैसा एडवांस में आ जाता है, तो कंपनी की क्या बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए लाइबिलिटी बढ़ती है तो वैसे भी कहाँ पर आती है, क्रेडिट में। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता था, डेबिट होता था सर, हाँ कि ना। आओ छोटा सा इक्वेशन बना लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से क्लियर हो जाएगा, राइट। नंबर 1, मान लेते हैं फिर से कि भाई अलॉटमेंट के वक्त जो पैसा चलो मैं फर्स्ट कॉल पर एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट कॉल पर मान लो पैसा जो ड्यू होना था वो 20,000 होना था, तो एंट्री क्या हुई होगी, शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से पैसा आने की उम्मीद है, तो एंट्री जब ड्यू करी होगी कंपनी ने तो कुछ इस तरीके से करी होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मान लो कितना पैसा, 20,000, टू शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी को जो पैसा आना था फर्स्ट कॉल पर वो 20,000 आना था। सेकंड, हुआ क्या, कुछ बंदों ने, चलो मैं यहां से अलॉटमेंट वर्ड हटा देता हूं एक बारी, मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट कॉल के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर कुछ बंदों ने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। कौन सी कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा। फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही फाइनल कॉल का भी पैसा आ गया, तो फर्स्ट कॉल पर जो पैसा आना था वो तो 20,000 आना था। लेकिन क्योंकि फाइनल कॉल वालों ने भी कुछ पैसा कौन से समय पर ही दे दिया है, फर्स्ट कॉल, तो कंपनी जब बैंक बढ़ाएगी अपना, तो कंपनी का जो बैंक बढ़ने वाला ना, यहाँ पर बैंक जो डेबिट होगा वो ज्यादा अमाउंट से होगा। मान लो कंपनी के पास जो पैसा आ गया, फाइनल कॉल वालों ने अपने कितने रुपए, 1200 रुपए एक्स्ट्रा जमा करा दिए मान लो,
तो कंपनी के पास फर्स्ट कॉल का 20,000 तो आएगा ही आएगा बिल्कुल, साथ में कुछ फाइनल कॉल का 1200 अमाउंट भी यहीं पर ही आ गया। किस स्टेज पर ही आ गया? फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही आ गया। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितना पैसा रिसीव कर लिया होगा? 21,200 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से कितना आना था? बस टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से कितना आना था? सिर्फ 20,000। तो यहां मैं लिखूंगा 20,000। जो एक्स्ट्रा आ गया उससे मेरी कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई है, और लाइबिलिटी बढ़ने का नाम क्या है यहाँ पर? कॉल्स इन एडवांस। हाँ कि ना? कितना? 1,200 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल आसान बात है। बिल्कुल सर, क्लियर हो गई बात। अब मान लो जब कंपनी ने अब अगले स्टेज में थर्ड एंट्री में कंपनी जब फाइनल कॉल का पैसा क्या करेगी? अब वो भी तो रिसीव करेगी, लेकिन ध्यान रखना कंपनी यहाँ पर 1,200 तो पहले ही रिसीव कर चुकी है फर्स्ट कॉल पर ही। तो फाइनल कॉल की एंट्री करते समय कंपनी अब ये 1,200 नहीं मंगा पाएगी। बताओ हाँ कि ना? भाई फाइनल कॉल पर ही तो 1,200 कंपनी ने मंगाना था, और लेकिन कुछ बंदों ने तो फाइनल कॉल का पैसा कौन से समय पर ही दे दिया? फर्स्ट कॉल पर दे दिया। तो कंपनी अब फाइनल कॉल पर ये 1,200 तो नहीं मंगा पाएगी, कंपनी कुछ कम मंगा पाएगी, क्योंकि कुछ बंदों ने फाइनल कॉल का पैसा तो कौन से स्टेज पर ही दे दिया? फर्स्ट कॉल पर। आओ जरा थर्ड एंट्री देखिए कैसे करेंगे इसको। ये देखो, अब जब कंपनी फाइनल कॉल को क्या करेगी? ड्यू क्या करेगी? एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मान लो फाइनल कॉल कितने की थी? 30,000 की मान लो। टू शेयर कैपिटल कितना? 30,000 सर। इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल पर कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रही थी? 30,000 बिल्कुल। लेकिन जब फोर्थ एंट्री आई और रिसीव करने की बारी आई, तो कंपनी का पैसा तो बढ़ेगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कंपनी 30,000 मंगा पाएगी? जरा अपने आप बताओ। क्या कुछ बंदों ने फर्स्ट कॉल पर ही नहीं दे दिया पैसा? बिल्कुल सर। 1,200 रुपये तो कम, भाई फाइनल कॉल का ही पैसा था वो। कौन सा वाला? 1,200। फाइनल कॉल का ही पैसा था वो 1,200, जो कि कंपनी वालों ने, शेयर होल्डर ने कौन से समय पर ही दे दिया था? फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही। तो भाई कंपनी अब थोड़ी ना फाइनल कॉल पे अलग से 1,200 मंगा पाएगी। कंपनी 30,000 नहीं मंगा पाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर कहेंगे हमने तो 1,200 पहले ही दे दिए। तो ठीक है, कंपनी कहेगी कोई बात नहीं, आप 1,200 रुपये मत दो, आप हमको दे दो 28,800 रुपये दे दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है। और हमने जो पिछली सेकंड एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स को क्या करा था? क्रेडिट करा था, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा 1,200 आया था, उसको क्रेडिट करना पड़ा था। अब उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा कॉल्स इन एडवांस, जो कि पहले सेकंड एंट्री में मैंने क्या करे थे? कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट। अब मुझे उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कॉल्स इन एडवांस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितने से? 1,200 से। और टू शेयर फाइनल कॉल खत्म हो जाएगी मेरी पूरे कितने रुपए से? पूरे 30,000 से। ठीक है भाई, बहुत आसान, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट? तो यहाँ पर मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताया, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने एक सिचुएशन के थ्रू इसको समझ भी लिया अच्छे से दोबारा से। ठीक है भाई, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी तो हमें चलना ही पड़ेगा। डिटेल्स के लिए आपको मैंने बताया है, प्ले लिस्ट में जाएं, हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है, उसको जरूर देखें, और सारे कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं हम लोग। ये तो रिवीजन सीरीज है हमारी। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है फॉरफीचर। सब स्टूडेंट्स जानते हैं सर ये मुश्किल है, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स है, और एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि प्री बोर्ड्स में हमेशा हमने देखा है कि शेयर्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो फॉरफीचर के बिना तो बनता नहीं है, राइट? तो आइए इसको फटाफट से देखते हैं, एकदम मजे से इसको करते हैं। आओ जरा देखो, फॉरफीचर का मतलब था शेयर्स का जब्त करना। ये बात हम लोग बार बार सुन चुके हैं भाई। एक समय तक अगर कंपनी ने, मान लो ये ड्यू डेट है, यहाँ पर कंपनी पैसा मंगा रही है, कुछ स्टेज तक पैसा नहीं दिया तो कंपनी कहेगी चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। कंपनी उसको कॉल्स इन एरियर्स दिखाएगी। लेकिन कब तक कंपनी वेट करेगी? यहाँ भी नहीं आया, यही नहीं आया, कभी ना कभी तो कंपनी, वो स्टेज आएगा जब कंपनी कहेगी हम आपकी ओनरशिप को ही क्या कर देते हैं? आपकी ओनरशिप को ही कैंसिल कर देते हैं, हम आपके शेयर्स को जब्त कर देते हैं, आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। अब आप हमारी कंपनी के मेंबर या ओनर नहीं हो। ऐसी कड़वी कड़वी का बातें हम शेयर होल्डर को बोल देंगे, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से उनका नाम स्ट्राइक ऑफ, हटा दिया जाएगा। मतलब कंपनी जो शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करती है, वहां से उनका नाम हटा दिया जाएगा। ये बात तो बेसिक मतलब हुआ शेयर के फॉरफीचर करने का। अब बात आती है कि सर जर्नल एंट्री होती है इस टाइम पे बड़ी भयंकर सी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, और बच्चे इसको याद करते हैं, क्यों करते हैं नहीं पता। आओ जरा इसको सीखें एक बारी। इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से मैं फटाफट से लिख के दिखाता हूं। शेयर कैपिटल होती है डेबिट,
किस अमाउंट से डेबिट होती है, जरा देखते हुए चलना फटाफट से। शेयर, अच्छा देखो, जब जब कंपनी ने शेयर क्या करे थे, इशू करे थे, याद करो, पीछे जाओ जरा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। तो जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करती थी तो शेयर कैपिटल को क्या करती थी, बढ़ाती थी। कंपनी की शेयर कैपिटल हमेशा बढ़ती थी और हमेशा कौन सी साइड में दिखती थी, क्रेडिट साइड में। ऑब्वियसली सर कैपिटल बढ़ती थी तो क्रेडिट में दिखती थी। लेकिन जब हम यहाँ पर तो शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, उसके शेयर्स को ही कैंसिल कर रहे हैं, मतलब उसकी ओनरशिप को छीन रहे हैं। अब कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ नहीं रही है, बल्कि शेयर कैपिटल क्या हो रही है सर, घट रही है। इसीलिए जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं फॉर फ्यूचर की, इसलिए शेयर कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि अब हम अपनी उसकी ओनरशिप बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी ओनरशिप छीन रहे हैं। पिछले जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस करे किसी भी लेवल पर, हमने हमेशा, देखो ध्यान रखो, अपना रजिस्टर में नोट करा हुआ होगा, पीछे देखो, तो आपने शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करा है। लेकिन यहां पर क्योंकि ओनरशिप छीनी जा रही है, अब कैपिटल बढ़ नहीं रही है बल्कि कैपिटल घट रही है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। किस अमाउंट से, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप बट नॉमिनल। ये क्या है सर, इसको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा। कॉल्ड अप बट नॉमिनल, कॉल्ड अप का मतलब कंपनी जितना पैसा कॉल कर चुकी है, लेकिन नॉमिनल वाला अमाउंट, सिर्फ नॉमिनल, मतलब कॉल्ड अप अमाउंट लेना है जिसमें नॉमिनल अमाउंट को ही लेना है। अभी मैं बताऊंगा इसको आगे आपको। टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का मतलब है अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड। ये वो अमाउंट था जहां पर कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल भी करा पैसा और कंपनी को रिसीव भी हो गया, तो ये कंपनी के लिए फायदा, इसलिए क्रेडिट हुआ है। और अगली एंट्री होगी, मान लो टू शेयर अलॉटमेंट, ये वो अमाउंट होगा जो कंपनी ने कॉल तो करा होगा, मतलब अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। और मान लो कॉल्स की भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो टू शेयर कॉल्स को भी क्रेडिट करा जाएगा। सेम सिचुएशन होगी, अमाउंट कंपनी ने कॉल तो करा होगा लेकिन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ होगा। अब आप कहोगे सर शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, अमाउंट जो कि कंपनी ने कॉल भी करा और कंपनी को रिसीव भी हो गया, तो कंपनी के लिए तो क्या है, इनकम है, इसलिए कौन सी साइड इनकम बढ़ती है तो कहाँ दिखती है, क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इन दोनों एंट्रीज को क्यों क्रेडिट करा, इसके पीछे का लॉजिक बता दो एक बारी। मैं अभी आपको लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का। तो देखो हमने इसको जो क्रेडिट करे वो क्यों करे, उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है और आप लोग जानते हैं। जब हमें शेयर अलॉटमेंट के नाम से पैसा आने की उम्मीद होती थी तो हम क्या एंट्री करते थे, हम करते थे सर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बताओ हाँ कि ना। और अगर पैसा रिसीव ही हो जाता तब तो फॉर फ्यूचर का कोई सवाल नहीं उठता। इसका मतलब जब कंपनी ने अलॉटमेंट के नाम से सपना देखा था, मतलब जब उस एंट्री को क्या करा था, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू, तो खुद देखो शेयर अलॉटमेंट को क्या करा था, डेबिट। लेकिन पैसा नहीं आया, तभी तो हम बात कर रहे हैं आज किस चीज की, फॉर फ्यूचर की। इसका मतलब जब पैसा आने की उम्मीद थी तो हमने डेबिट करा था, अब पैसा नहीं आ रहा तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मुझे शेयर अलॉटमेंट को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। ओहो सर ये लॉजिक था, मैंने बोला बिल्कुल सेम चीज। जब शेयर कॉल्स को हमने डेबिट करा था उसका मतलब ये था कि कंपनी को पैसा मिलने की उम्मीद है, और पैसा मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन पैसा मिलने की सिर्फ उम्मीद थी तो हमने डेबिट करा, और जब पैसा नहीं मिल रहा तो हमने शेयर कॉल्स को क्रेडिट करा। सर ये लॉजिक है इसको क्रेडिट करने का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान रखना शेयर कैपिटल डेबिट किस अमाउंट से होगी, कॉल्ड अप अमाउंट से, जब कंपनी ने जितना पैसा कॉल कर लिया होगा। दोबारा बोल रहा हूं, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो, जितना कॉल कर दिया शेयर कैपिटल पूरे उस अमाउंट से डेबिट होगी, लेकिन नॉमिनल अमाउंट से। हमेशा ध्यान रखना, अभी कराऊंगा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगी बात। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब है सर कंपनी ने जितना पैसा कॉल भी करा और कंपनी को रिसीव भी हो गया, और बाकी जो तीन चीजें मैंने लिखी है, चाहे टू शेयर अलॉटमेंट हो चाहे टू शेयर कॉल्स हो, ये वो कॉल्ड अप अमाउंट था जो कि कंपनी ने कॉल तो करा लेकिन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, राइट। और उसके लॉजिक्स मैंने आपको यहां पर समझा दिए कि क्यों मैंने इनको क्रेडिट करा, क्योंकि मैंने पहले इनको डेबिट करा था, पैसा नहीं मिला, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा, राइट। आओ जरा इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत बढ़िया से। आओ देखो, फिर से मान लेते हैं कंपनी के पास, अच्छा यहां पर मैं 100 शेयर्स कर देता हूं। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 100, और 100 के 100 शेयर्स क्या हो रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं। और एक शेयर का अमाउंट भी कितना ही है, 100 ही है। 100 शेयर्स है और एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये देखो, मान लो कंपनी ने जो पैसा मंगा रही है वो ऐसे मंगा रही है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट और 20 मंगा रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन पर कॉल भी कर दी, मतलब पैसा मंगा लिया और कंपनी को मिल भी गया। अलॉटमेंट पर भी कॉल कर दी गई और पैसा मिल भी गया। कॉल्स पर भी कॉल कर दी लेकिन कंपनी को पैसा नहीं मिला। बड़े ध्यान से समझना भाई, यहां पर मैं आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा। दोबारा बोल रहा हूं, एप्लीकेशन पर कॉल कर दी, पैसा मिल गया।
अलॉटमेंट पर भी कॉल कर दी, पैसा मिल गया, और कॉल्स पर भी कॉल कर दी और पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। अब इसकी जर्नल अगर हमें पास करनी हो तो कुछ इस तरीके से होगी। मैंने आपको बताया था जो शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है, शेयर कैपिटल जो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, वो किस अमाउंट से होगी? सर आपने कहा था कॉल्ड अप, कॉल्ड अप बट नॉमिनल। ये जो नॉमिनल वाला वर्ड यूज मैं कर रहा हूं ना, वो वर्ड ध्यान रखना कब इस्तेमाल होगा, जब मैं प्रीमियम वाले की केस की बात करूंगा। इसका मतलब यहां पर मैं कोई प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, तो यहां पर नॉमिनल जैसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कॉल्ड अप कितना है, पूरा कंपनी पूरा कितना पैसा कॉल कर चुकी है? सर कंपनी 30 को भी कॉल तो देखो कर चुकी है, अलॉटमेंट पर भी कॉल कर चुकी है और कॉल्स पर भी कॉल कर चुकी है। इसका मतलब कंपनी तो पूरे 100 रुपए के ऊपर कॉल कर चुकी है, हाँ कि ना? 30 + 50 + 20 कॉल्ड अप। तो कंपनी जो शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी वो पूरे 100 शेयर्स पर कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप, डेट इज पूरे कितने रुपए से करेगी? 10,000 से। बताओ हाँ कि ना? अगली थी टू शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में हमने क्या सीखा था? अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड। कंपनी ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा कॉल करा था? 30 करा था, जो कि कंपनी को मिल भी गया। तो 100 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए मिल भी गए, तो कंपनी को कितने रुपीज मिल गए? मतलब कंपनी को मिल गए 3,000 रुपीज। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। और टू शेयर अलॉटमेंट, अच्छा कंपनी को ध्यान से, सॉरी, कंपनी को अलॉटमेंट का भी पैसा तो मिला है, तो कंपनी को 30 भी मिले प्लस 50 भी मिले, तो कंपनी को भैया 80 मिल गए हैं। बताओ हाँ कि ना? बिल्कुल 80 मिल गए हैं। एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट दोनों का मिल गया ना, तो 30 + 50 कंपनी को कितने पैसे मिल गए हैं टोटल? सर कंपनी को टोटल 80 मिल गए हैं, तो 80 रुपीज से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो कंपनी के पास 3,000 नहीं बल्कि कितने आ गए हैं? 8,000 आ गए हैं। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने कॉल तो करा, देखो कॉल तो करा है, लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ। कितने शेयर्स पर? 100 शेयर्स पर कितना रुपीज रिसीव नहीं हुआ? 20 रिसीव नहीं हुआ। तो बस देखो ऐसे करके मेरे डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट बराबर हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं लगी? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना? बढ़िया एकदम, ठीक है, याद रखने वाली बात है। आओ अब एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ी सी बात को बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं जब कंपनी ने पैसा मंगाना और साथ में प्रीमियम का भी पैसा आना होता, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। इसकी छोटी सी सिचुएशन बनाते हैं। मान लो एक शेयर है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स फिर से मान लो 100 है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर की वो कितनी है? 100 है। लेकिन कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो 10% के प्रीमियम पर कर रही है, 10% के प्रीमियम पर। इसका मतलब कंपनी का जो इशू प्राइस हुआ वो हुआ 100 + 100 का 10% मतलब 10, मतलब कंपनी का इशू प्राइस हुआ 110। कंपनी मतलब 110 रुपए मंगा रही है जनता से। मान लो एप्लीकेशन पर मंगा रही है फिर से कितना? 30। अलॉटमेंट पर मंगा रही है मान लो कितना? 50। और कॉल्स पर मंगा रही है कंपनी कितना? 30। ध्यान रखना अलॉटमेंट पर कुछ इस तरीके से बात है, 40 मंगा रही है नॉर्मली और 10 रुपए जो है वो प्रीमियम का हिस्सा है। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो अलॉटमेंट के टाइम पर आ रहा है ऐसे। तो ऐसे करके टोटल देखोगे तो 110 हो जाएगा, हाँ कि ना? 30 + 50 + 30 दैट इज 110। अब हम मानते हैं कि कंपनी ने एप्लीकेशन पर कॉल भी करा और लोगों ने पैसा दे भी दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट पर कॉल करा और पैसा नहीं आया अलॉटमेंट पर। कंपनी ने कॉल्स पर भी कॉल कर दी और पैसा नहीं आया। ये सिचुएशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा बोल रहा हूं, एप्लीकेशन पर कॉल कर दी, पैसा आ भी गया, अलॉटमेंट पर भी कॉल कर दी, पैसा नहीं आया, कॉल्स पर भी कॉल कर दी और पैसा नहीं आया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं एक बारी। ये देखो, आप कहोगे सर शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा। मैंने बताया था कॉल्ड अप बट नॉमिनल, कॉल्ड अप बट नॉमिनल। अब ये जो नॉमिनल वाली मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर इस्तेमाल होगी। नॉमिनल वर्ड का मतलब है जिसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब कंपनी कॉल तो कितना कर चुकी है? कंपनी एप्लीकेशन पर भी कॉल कर चुकी है, अलॉटमेंट पर भी कॉल कर चुकी है, कॉल्स पर भी कॉल कर चुकी है। तो वैसे तो टोटल कितना हो गया कॉल? 110। लेकिन कंपनी ने सिर्फ नॉमिनल अमाउंट लेना, मतलब प्रीमियम वाला अमाउंट इसमें नहीं लेना। तो अब जरा टोटल करो 30 + 40 + 30। तो कंपनी का जो कॉल्ड अप अमाउंट हुआ 100 शेयर्स पर, जो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं वो तो कितने हैं? 100 इंटू 110 लिखो कॉल्ड अप पूरा। सर कॉल्ड अप तो पूरा 110 है, लेकिन हमने सिर्फ कॉल्ड अप बट कौन सा लेना है? सिर्फ नॉमिनल। कौन सा इफेक्ट नहीं लेना? प्रीमियम वाला। तो हम 110 नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ कितना? 100। नॉमिनल मतलब प्रीमियम को नहीं लेंगे।
तो 100 इंटू कितना ही करना पड़ेगा 100, डेट इज कितना 10,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जब पैसा आने की उम्मीद थी ना, हम क्या करते थे हमेशा, एंट्री क्या करते थे, जरा याद दिलाओ। हम कहते थे कि शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते थे जब आना होता था। हम शेयर अलॉटमेंट करते थे डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ कि ना, मतलब मान लो अलॉटमेंट पर जो पैसा आना है वो 110 आना है। कितना आना है 110, लेकिन शेयर कैपिटल के नाम से कितना आना है, और एक्स्ट्रा जो आना है वो प्रीमियम के नाम से आना है। लेकिन ये तो आने की उम्मीद थी, हमने इस एंट्री को क्या करा था, ड्यू करा था। और ध्यान से देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट करा है। क्रेडिट क्यों करें, क्रेडिट इसलिए करें क्योंकि पैसा आने की उम्मीद है और हमारी इनकम है। लेकिन जब पैसा आया ही नहीं, तो इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अब मुझे एसपीआर को क्या करना पड़ेगा, अब मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। हाँ कि ना। अब डेबिट करते हैं 100 शेयर्स के हिसाब से। 100 शेयर्स के हिसाब से कितना, 10 रुपये नहीं आए, तो इंटू 10 नहीं आए, मतलब कितने नहीं आए सर, सर 1000 नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना। जब आने की उम्मीद थी एसपीआर तो क्रेडिट करा था, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं आया इसलिए डेबिट करा। टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी कॉल भी करती है और रिसीव भी कर लेती है। कंपनी ने यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही रिसीव करा है। देखो 100 शेयर्स के अगेंस्ट सिर्फ कितने रिसीव करे हैं 30, तो 100 इंटू 30 डेट इज सर 3000 रुपीज रिसीव कर लिए कंपनी ने। टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से कितना पैसा आना था जो नहीं आया, सर 50 आना था टोटल जो कि नहीं आया। तो 100 शेयर्स पर 50 रुपए नहीं आए, मतलब कितने नहीं आए सर 5000 नहीं आए। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी यही हालात है। 100 शेयर्स पर कितना पैसा आना था 30 आना था जो कि नहीं आया, तो 100 इंटू 30 नहीं आया, डेट इज कितना नहीं आया 3000। ऐसे करके हम लोगों ने फॉर फ्यूचर का प्रीमियम वाला केस भी निपटा दिया। यहां पर आपको जो बात याद रखनी होगी हमेशा एग्जाम के लिए, वो क्या रखनी है कि हमने जो शेयर कैपिटल को डेबिट करा है वो सिर्फ नॉमिनल अमाउंट से करा है। खुद देखो हमने प्रीमियम के 10 रुपीज को नहीं लिया, क्योंकि अगर हम प्रीमियम को टोटल करते तो 110 बनता, हमने सिर्फ 100 लिया क्योंकि नॉमिनल अमाउंट ही लेना पड़ेगा। एसपीआर के इफेक्ट को मैंने अलग से डेबिट करा। जब आने की उम्मीद थी तो मैंने समझाया कि 10 रुपए क्रेडिट करे थे एसपीआर के नाम से, नहीं आया पैसा इसलिए मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ा। और बाकी सब कुछ सेम है, अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड। और इन दोनों केसेस में क्या है, अमाउंट कॉल्ड लेकिन कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हुआ। याद करो जब रिसीव करने की उम्मीद होती थी, जब इन एंट्रीज को हम क्या करते थे, ड्यू करते थे, तो क्या कहां दिखाते थे, डेबिट, क्योंकि पैसा नहीं आया इसलिए हम इनको क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। सर यही लॉजिक है, मैंने बोला बिल्कुल यही लॉजिक है। बढ़िया हो गया एकदम सर, मैंने बोला क्या बात है यार, बहुत बढ़िया हो गया। आगे देखते हैं अब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात तो हम लोग को बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई है। और अब मैं आपको कराऊंगा इसके आगे की बात, बड़े ध्यान से देखना है आपने इसको। ये देखो अब हमने फॉरफीचर को निपटा डाला। अब बात आती है सर अब क्या, हो गए शेयर्स कंपनी के फॉरफिट, अब क्या सर, फॉरफिट हो गए ना, अब इसके बाद होगा क्या, कंपनी के पास बताओ ये शेयर्स वापस आ गए कि नहीं आ गए। बिल्कुल, इसका मतलब फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं वो वापस से किसकी प्रॉपर्टी बन गए हैं सर, सर वो बन गए वापस से कंपनी, मतलब मैंने एग्जांपल में रिलायंस लिया था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रॉपर्टी बन गए हैं। हाँ कि ना, बिल्कुल बन गए हैं सर। अब कंपनी की क्योंकि ये प्रॉपर्टी बन गई है, तो कंपनी चाहे तो इन फॉरफिटेड शेयर्स को, कंपनी चाहे तो इन फॉरफिटेड शेयर्स को ना मार्केट में दोबारा से इशू कर सकती है। दोबारा से इशू के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है री इशू। कंपनी की चीज है, कंपनी चाहे तो उसे कभी भी दोबारा से रीसेल या री इशू कर सकती है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कंपनी कैसे अपने शेयर्स को और किस किस प्राइस पर अपने शेयर्स को री इशू कर सकती है। आओ जरा देखो यहां पर, कंपनी चाहे तो अपने शेयर को री इशू कर सकती है किस पर, पार पर, चाहे तो री इशू कर सकती है डिस्काउंट पर सॉरी, या चाहे तो कंपनी उसे री इशू कर सकती है एट प्रीमियम। कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी प्राइस पर हो सकता है। मान लो, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर क्या बात हो रही है कि मान लो हमारे पास कितने, हमने जो अभी पीछे एग्जांपल लिया उसमें हमने कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं, मान लो 100 शेयर्स फॉरफिट करे थे। तो ये फॉरफिटेड शेयर किसकी प्रॉपर्टी बन गई है सर, कंपनी की बन गई है। मान लो एक शेयर कितने का था, 10 का था, लेकिन अच्छा 10 का शेयर था और 10 में ही री इशू हो रहा है। पार का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, जब 10 की चीज 10 में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी जब इन शेयर्स को, इन 100 शेयर्स को री इशू करेगी, जो कि फॉरफिट भी कितने हुए थे 100,
ये वो वाला केस मैं अभी आपको बता रहा हूं जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं और रीइशू भी कितने ही हो रहे हैं, 100 के 100 क्या हो रहे हैं, रीइशू हो रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना, इसको मैं केस नंबर 1 कहूंगा। क्या कहूंगा, केस नंबर 1, जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बराबर है नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू के। तो आओ बस बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ये देखो मेरे साथ साथ, अब मान लो कंपनी ने शेयर जो रीइशू करे हैं वो 100 शेयर ही रीइशू कर दिए हैं, ये रे 10 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, कंपनी का पैसा ही बढ़ेगा रीइशू करने से, बिल्कुल सर। बैंक अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी, कितने से, कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 100 इंटू कितने के हिसाब से रीइशू हो रहे हैं, 10 के हिसाब से हो रहे हैं। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है 1000 रुपये, है ना भाई। 2, कंपनी पैसा मंगा रही है, कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ रही है, बिल्कुल कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में कितने से, 1000 से बढ़ेगी। सर इतनी आसान बात, मैंने बोला बस इतनी ही आसान बात है। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर कंपनी क्या कर रही है, देखो डिस्काउंट पर रीइशू कर रही है। इसका मतलब जो शेयर कंपनी का था वो कितने का था, 10 का था, लेकिन कंपनी रीइशू कर रही है तो उसे 10 की जगह 8 में रीइशू कर रही है। आप कहोगे सर साफ साफ दिख रहा है कंपनी को 2 रुपीज का क्या हो रहा है, डिस्काउंट के नाम से लॉस हो रहा है। तो लॉस है तो डेबिट होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला वेरी गुड। तो कंपनी फिर भी पैसा तो रिसीव कर ही रही है, बैंक अकाउंट तो सर डेबिट होगा ही होगा। कितने शेयर फॉरफिट रीइशू हो रहे, सॉरी 100, तो 100 के हिसाब से कितना पैसा, 10 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, 10 आना चाहिए था, लेकिन आ तो सिर्फ सर 8 रहा है। तो कितना आ रहा है, मतलब 800 आ रहा है। बाकी 2 रुपए का नुकसान है। मैंने बोला बिल्कुल नुकसान है। नुकसान का नाम यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अकाउंट एक नया खुल जाएगा जिसका नाम होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान है। 100 शेयर्स पर कितने का नुकसान हो रहा है सर, 2 रुपीज का हो रहा है। 10 की चीज 8 में जाएगी तो 2 रुपए का नुकसान होगा सर, और अल्टीमेटली 200 का टोटल नुकसान। और 2 अल्टीमेटली शेयर कैपिटल कितनी क्या होनी चाहिए थी सर, वो नहीं चाहिए थी 1000 रुपए की, क्योंकि बिकना चाहिए था उसे 1000 इंटू 10 के हिसाब से, हाँ कि ना, सॉरी 100 इंटू 10 के हिसाब से। लेकिन 100 इंटू 10 के हिसाब से आना चाहिए था 1000 रुपया, लेकिन आया सिर्फ 800, इसलिए 200 रुपए का हमारे लिए नुकसान है। इसलिए मैंने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट खोल दिया और उसे लॉस की तरह डेबिट भी कर दी है, राइट। ठीक है सर। अब प्रीमियम की देखें बात फटाफट से। प्रीमियम तो सर हमें पता है 10 की चीज जब जारी होगी कितने में, रीइशू होगी 12 में। पैसा आ रहा है, मैंने बोला बिल्कुल पैसा आएगा। बैंक को डेबिट करेंगे सर, मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। कैसे करोगे, कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, फॉरफिट भी 100 थे, रीइशू भी 100 हो रहे हैं सर। और 10 नहीं बल्कि सर 12 रुपीज के हिसाब से पैसा आ रहा है। मतलब कितना पैसा आ रहा है, 1200 आ रहा है। लेकिन यहां पर भी आप साफ साफ देखोगे कि 2 रुपए का फायदा हो रहा है कंपनी को, बताओ हाँ कि ना, 2 रुपए का फायदा हो रहा है प्रीमियम के नाम से। तो 2 शेयर कैपिटल के नाम से तो कितना ही आना चाहिए था, आप कहोगे सर 100 के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से आना चाहिए था पैसा कैपिटल में, तो 1000 आना चाहिए था सर। 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं प्रीमियम के नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बस 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से अकाउंट खुल जाएगा आपका। 100 इंटू कितने का फायदा हो रहा है, हर शेयर पर कंपनी को सर ये देखो 2 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कंपनी कहेगी हमें ये 2 रुपए अलग से मिल रहे हैं प्रीमियम के नाम से, तो ये हमारी एंट्री हो गई। तो इसका मतलब शेयर फॉरफिट जो होते हैं वापस से प्रॉपर्टी बन जाते हैं कंपनी के, मतलब रिलायंस के, मैंने माना है। और वो कंपनी प्रॉपर्टी बन जाती है तो कंपनी चाहे तो उसे कभी भी री इशू कर सकती है जनता के बीच में। कंपनी चाहे उसे फिर 10 की चीज 10 में दे तो हम कहेंगे री इशू हुआ है पार पर, 10 की चीज 8 में तो हम कहेंगे 2 का नुकसान है सर, डिस्काउंट कह देंगे उसे और उसको प्रीमियम कह देंगे, राइट। बहुत ईजी केस है। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद एक और एंट्री आती है, बड़े ध्यान से देखना। लेकिन ये पहला केस है, मैं बार बार बोल रहा हूं पहला केस है, जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर री इशू। और ध्यान से देखना जरा, इस बात को ध्यान से देखो, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये नीचे जो है डिस्काउंट वाली बात का मैं अभी एग्जांपल लूंगा। बैंक में कितने आए हैं, 800 आए हैं, डिस्काउंट हमने 200 का दिया है और शेयर कैपिटल में 1000। तो यहाँ पर 200 का हमें डिस्काउंट हमने दिया, नुकसान है हमारे लिए। देखना इस बात को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब देखो सर ये तो री इशू की बात हो गई, अब क्या बचा, मैंने बोला एक एंट्री होती है कुछ इस तरीके से। कैसे होती है, देखो जरा, ऐसे होती है एंट्री, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या है, मैंने बोला इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। देखो हम लोग जब फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते थे, हाँ कि ना। 2 जितना पैसा मंगाया और आ भी गया उसे कहते थे शेयर फॉरफिटेड। 2 शेयर अलॉटमेंट, मतलब जितना अलॉटमेंट पर मंगाया और पैसा नहीं आया। और 2 शेयर कॉल्स, जितना पैसा मंगाया और कॉल्स पर नहीं आया। ये बात तो बड़ी बेसिक है।
मान लेते हैं इसको समझने के लिए ये 1000 है। शेयर फॉरफिट मतलब जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया था, मान लो 300 कर लिया था। अलॉटमेंट के नाम से मान लो 400 नहीं आया, और कॉल्स के नाम से मान लो 300 नहीं आया। मतलब ये वो अमाउंट है जो आया, है ना भाई। बड़ी सिंपल बात है पुरानी वाली। ये आया, ये नहीं आया, और ये नहीं आया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अभी भी मैं पुराने केस पर ही हूं। जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर रीइशू, पिछली बात को मैंने कंटिन्यू करा है। अब बड़े ध्यान से देखो, यहां पर 300 रुपए हमारे पास आ गए शेयर्स फॉरफिट करने के बाद भी। तो देखो खुद बताओ, फॉरफीचर की एंट्री है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। मतलब फॉरफीचर करने के बाद भी 300 रुपए तो कंपनी ने रिसीव कर ही लिए। बताओ हाँ कि ना? बिल्कुल कर लिए। और अभी हम लोगों ने जब रीइशू करा था, अच्छा ये फॉरफीचर की एंट्री होगी मान लो, और ये मान लो जब हमने रीइशू करा किस पर? डिस्काउंट। अभी पिछले वाला केस जो आपने पीछे उतारा होगा, देख लेना इसे, पीछे बैक करके देखो जरा, तो पता चलेगा। हमने डिस्काउंट वाली एंट्री को कुछ इस तरीके से करा था। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करा था? 800 से करा था। फिर हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट को भी डेबिट करा था, क्योंकि 2 रुपए का नुकसान था। क्योंकि 10 वाली चीज कितने में रीशू हो रही थी? सिर्फ 8 में, हाँ कि ना? और यहां पर दिख रहा है कि कंपनी का जो शेयर था वो कितने का था? 10 का था। शेयर्स फॉरफिट भी हमने 100 ही करे हैं, और रीशू भी कितने करे हैं? 100 करे हैं। और हमने यहाँ पर एंट्री करी थी टू शेयर कैपिटल, ये 200 था, और ये 1000 था। अब बड़े ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये देखो, अब आ गया मेरा मेन मुद्दा आपको समझाने का। शेयर फॉरफिटेड में मतलब कंपनी ने फॉरफीचर करने के बाद भी तो कितना अमाउंट रिसीव कर लिया सर? 300 कर लिया। और जब रीइशू करें तो डिस्काउंट भी हुआ है, कंपनी को नुकसान भी हुआ 200 का। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहां देखो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट है, और यहाँ पर शेयर फॉर फीचर डेबिट है। अगर मैं इनको काट दूं तब भी खुद बताओ, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के क्रेडिट में कितना रुपया दिख रहा होगा? 100 रुपया दिख रहा होगा। बताओ हाँ कि ना? मैं इसे लिख के दिखाऊं? ऊपर वाली बात देखो, ये वाली बात। यहाँ पर जो शेयर फॉरफिटेड है वो कौन सी साइड में लिखा हुआ है? क्रेडिट में। यहाँ जो शेयर फॉरफिटेड लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में। अगर मैं डेबिट से इस शेयर फॉरफीचर को काट भी दूं तब भी तो क्रेडिट में एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है बचा हुआ? हाँ कि ना? एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 100 रुपए का, 200 का। अगर ये वाली बात को मैं 300 से अगर मैं कनेक्ट करूं तो 200 वाला डेबिट 300 वाले क्रेडिट से अगर मैं काट दूं तो तब भी शेयर फॉर फ्यूचर के क्रेडिट में कितना रुपीस बच गया है? इतना बच गया। ये हमारे लिए एक गेन ही है, ठीक है ना? 300 रुपये क्रेडिट के थे सर, कौन सी बात सर ये वाली? ये 300 देखो क्रेडिट में है, और ये 200 कौन सा? ये जो नुकसान हुआ शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से ही, सेम ही तो अकाउंट है। देखो शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर, 200 वाला डेबिट है। अगर मैं इसको काट भी दूं तो अभी भी बताओ एक्सेसिव 100 रुपया क्रेडिट में है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो ये मैं कह रहा हूं, ये जो 100 रुपया क्रेडिट में है वो कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन है। क्या है? कैपिटल गेन है, जो रेकरिंग नहीं होता, बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। इसीलिए इस कैपिटल गेन को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व में 100 रुपया बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बिल्कुल फायदा है। तो बस हमने एंट्री पहले से लिखी हुई है। शेयर फॉर फ्यूचर को अब हमने क्या करा है? डेबिट करा है। शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करा है? हमने डेबिट को किया। इसके नाम से हमें पैसा बचा हुआ है, तो इस बचे हुए अमाउंट को, ये जो 100 रुपया मैंने निकाल के आपको दिखाया, ये वाला 100 रुपया, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, ये केस नंबर हमारा अभी केस नंबर 1 था, जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू। अब केस नंबर 2 अगर मैं बताऊं तो देखना बड़े ध्यान से। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं केस नंबर 2 को समझने के लिए। केस नंबर 2 की मैं बात जो कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है। क्या? कि भाई शेयर्स फॉरफिट हुए मान लो 100, लेकिन री इशू हुए सिर्फ 80। बड़े ध्यान से देखना, ये केस नंबर 2 है। फिर से वही एंट्री फॉरफीचर की एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको एक बारी। मान लो फिर से वही 100 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 100 एंट्री। और एक शेयर मान लो कितने का ही है? 10 का। तो शेयर कैपिटल तो डेबिट होगी बिल्कुल, कितने से? पूरे कॉल्ड अप से मान लो। तो मान लेते हैं 1000 रुपये समझाने के लिए फटाफट से। टू शेयर फॉर फीचर, फिर से मान लो कितना? 400 मान लो। वही सेम एग्जांपल, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से 300 नहीं आए, और टू शेयर कॉल्स के नाम से भी 300 नहीं आए। हो गया ना पूरा? 1000 हो गया सर। फॉरफिट कितने हो रहे हैं शेयर्स? अब मान लेते हैं रीइशू कितने हो रहे हैं? सर 80 हो रहे हैं। रीइशू कितने हो रहे हैं? 80 हो रहे हैं।
अब क्या होगा सर, आओ जरा। और 10 का शेयर रीइशू हो रहा है कितने में, 8 में अभी भी, तो मतलब डिस्काउंट वाली बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री किस तरीके की होगी रीइशू की, जरा देखो। आप कहोगे सर बैंक अकाउंट को तो करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, बिल्कुल। अच्छा, 80 से 100 शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे, सिर्फ 80 हो रहे, तो पैसा 80 के हिसाब से आएगा, और 80 के हिसाब से 10 नहीं बल्कि 80 के हिसाब से 8 आ रहा है। तो 8 8 जा 64, दैट इज 640। और 2 रुपए का नुकसान है, बताओ हाँ कि ना, बिल्कुल। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। 80 शेयर्स पर कितने के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से 160 रुपए का नुकसान, हाँ कि ना। 2 शेयर कैपिटल कितना, 80 × 10 होना चाहिए था, क्योंकि 10 रेट तो था 10, लेकिन रीशू 8 में हो रहा है। तो सपना तो टूट गया कहीं ना कहीं, 800 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले सिर्फ कितने, 640, तभी 160 का नुकसान है। अब बात आती है, अब आप समझ गए होगे सर, सीक्वेंस हम समझ चुके हैं। पहले फॉर फीचर की एंट्री करते हैं, दिमाग में याद रखना है बिल्कुल, पहले फॉर फीचर की करोगे, फिर सेकंड री इशू की करोगे, और थर्ड कहीं ना कहीं वो कैपिटल रिजर्व वाली जो मैंने बात बताई। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखना है, ये जो 400 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं, ये जो 400 हमें रिसीव हुए हैं, बताओगे वो कितने शेयर्स जब फॉरफिट हुए थे तब करे थे। हमें ये 400 रुपया मिला है तब, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन होगी, ये 400 रुपया मिला है तब जब शेयर्स फॉरफिट हुए थे कितने, 100। लेकिन ध्यान रखो यहां पर री इशू 100 नहीं हो रहे, री इशू सिर्फ कितने हो रहे हैं सर, 80 हो रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब ये 400 से अब हमें लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे थे पिछले केस में, हमने इस शेयर फॉरफिटेड में से ये जो नुकसान हुआ था उसको माइनस कर दिया था, और बाकी अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन यहां पर जो 400 है ना, वो 100 शेयर्स के लिए, हमें तो 80 शेयर्स के बराबर पहुंचना है। हम कहेंगे ये 400, ये वाला 400, तो कितने शेयर्स जब फॉरफिट हुए थे तब के लिए, अगर हुए होते फॉरफिट कितने शेयर्स, 80, तो कितना अमाउंट हमें मिला होता, तो हमें कितना अमाउंट मिला होता। तो हम करेंगे 400 अपॉन कितना, 100, इनटू, अगर री इशू भी हुए, अच्छा फॉरफिट हुए होते कितने शेयर्स, 80, तो कितना पैसा मिलता। तो हमारा आंसर आएगा सर, हमें तब मिलते सिर्फ 320 रुपए, कितने मिलते, 320। तो इसका मतलब यहां जो मैं यहां पर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करने वाला हूं, वहां पर अब मैं 400 में से 160 माइनस नहीं करूंगा, 400 में से मैं 160 माइनस करके कैपिटल रिजर्व का अमाउंट नहीं निकालूंगा, हाँ कि ना। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि, है ना। इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख भी लेना बाद में। ये कैलकुलेशन सर अब गलत हो जाएगी, ये तब चलती जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड री इशू के बराबर होते। लेकिन यहां देखो 100 शेयर फॉरफिट तो हुए थे, लेकिन री इशू सिर्फ 80 हुए हैं, इसलिए मुझे 80 के हिसाब से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ी इस वाले अमाउंट की। मैंने बोला 400 तो तब मिले थे जब 100 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, अगर 80 फॉरफिट हुए होते तो कितने पैसे मिलते हैं मेरे को, 320। तो अब मैं 400 में से 160 ये वाले माइनस नहीं करूंगा, मैं 400 की जगह अब इस वाले अमाउंट को, क्योंकि 80 के बराबर मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इस 320 में से ये 160 को अब मैं माइनस करने वाला हूं। तो मेरा जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2। तो मुझे एंट्री अगर पास करनी हो तो तुम कहोगे सर एंट्री तो बड़ी आसान थी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट 320 माइनस 160, तो अल्टीमेटली सर 160 ही अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सर क्लियर हो गई बात बहुत बढ़िया तरीके से। भाई बोर्ड आने वाले हैं ना, वैसे भी चाहे ग्रेजुएशन लेवल के लिए हम बात करें, एग्जाम्स तो आने ही वाले हैं, और एग्जाम्स आज नहीं तो कल आ भी जाएंगे। तो प्रोफेशनल एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, वीडियो भाई बहुत काम की बन रही है, तो आप इसको पूरे रिस्पेक्ट से देखिए और अच्छे से समझे, तभी मजा आएगा, है ना। ठीक है भाई, ये देखो अब इसको। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 हम लोगों ने फॉरफीचर का भी निपटा लिया, रीइशू का भी निपटा लिया, कैपिटल रिजर्व की भी बातें हम लोगों ने यहाँ पर फटाफट से कर ली हैं। ठीक है ना, बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब कुछ एक दो बातें और बची हैं, इसको देख लेते हैं और अच्छे से, बस फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, तैयारी हो जाएगी। और क्या चाहिए हम लोग को, एग्जाम में जाने से पहले 1-2 घंटे पहले भी देख लेना यार इसको, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सामने आ जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स के, कुछ बचेगा नहीं फिर। ठीक है ना, चलो। हम लोगों ने जब अपना टॉपिक स्टार्ट करा था, बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करी थी, तो हमने कहा था शेयर्स दो पर्पसेस के लिए इशू होते हैं, एक कैश मंगाने के लिए जिसकी हमने बात कर ली है, और दूसरा है ये, इसको हमने नाम दिया था सर अदर देन कैश।
ठीक है ना। समय ना बर्बाद करते समय मैं फटाफट से अदर देन कैश के बारे में बताता हूँ। अदर देन कैश में या तो बिजनेस खरीदेगा कोई, क्या क्रेडिट में क्या खरीदेगा, उधार में असेट। आओ जरा असेट को उधार में खरीदें। एंट्री बताओ जरा, जिस भी नाम से हमने असेट खरीदे। मैं मान लेता हूँ मशीनरी खरीदी है, तो एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर कितने की खरीदी है? मैंने बोला 1 लाख की खरीदी है। असेट बढ़ते हैं तो डेबिट में 2। पैसे नहीं दिए सर, उधार में खरीदा, मतलब 2 क्रेडिटर, है ना भाई, या सप्लायर या वेंडर, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 लाख रुपीज। सर यहाँ असेट बढ़ा आपका, यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर वेंडर से असेट तो खरीद लिया मैंने क्रेडिट में, अब मैं वेंडर को पेमेंट करूंगा। और वेंडर को जब पेमेंट करूंगा तो कैश नहीं दे रहा अभी मैं मान रहा हूँ कि मैं उसे शेयर्स इशू कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक हिसाब से क्रेडिटर को क्रेडिट करने का मतलब यह है, यहाँ मैंने अपनी लाइबिलिटी को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मान लिया कि हाँ जी मैं आपको आज नहीं तो कल पैसे दूंगा, तभी तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ के दिख रही है। अब मैं पे करने लगा हूँ, आओ जरा पे करें। ये पहली एंट्री हो गई, लाइबिलिटी पे कराओ फटाफट से। क्रेडिटर को क्रेडिट करा था ना, अब सप्लायर को हम डेबिट कर देते हैं, मतलब वेंडर को क्रेडिट करा था पहले, अब पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री इज वेंडर अकाउंट डेबिट। 2 क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 2 शेयर कैपिटल, अमाउंट 1 लाख और 1 लाख। बड़ी आसान बात है, जो इशू करा मैंने उसे क्रेडिट कर दिया उस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बहुत ईजी बात है। वेरी गुड। यहाँ तो बात हो गई ये। कभी कभार हम लोग वेंडर को जब पेमेंट करते हैं ना, तो वेंडर अकाउंट तो डेबिट हो गई, ये तो पक्का है। 2 शेयर कैपिटल दे रहे हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी होगा। ये तो बड़ी सिंपल बात है, तो आप समझ चुके हो इस बात को। बस अब इसको देखो आगे जरा, अब हम आगे क्या कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर कभी कभार कुछ और भी होते हैं, यहाँ पर कंपनी पेमेंट जब करती है ना तो कुछ कैश में भी दे देती है। तो वही एसेट तो ऐसे ही उठाएगी, मशीनरी तो डेबिट ही करा होगा। 2 वेंडर, और मान लो 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। पेमेंट कुछ इस तरीके से होगी, वेंडर को वो कहेगी वेंडर वेंडर आप हमसे 1 लाख की पेमेंट करनी है ना, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देगी, मान लो 60,000 की, और बाकी का कुछ क्या पे कर देगी, 2 कैश। तो कोई घबराने की बात नहीं है, एक ही बात है। और कभी कभार तो बल्कि कुछ बैंक से भी पेमेंट हो जाती है, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट उस केस के अंदर 1 लाख। 2 मान लो कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी है, मान लो 40,000 की। 2 कुछ कैश भी दिए सर, कितना, मान लो 30,000। और 2 कुछ चेक्स या ड्राफ्ट दिए, तो 2 बैंक के नाम से भी 30,000 की एंट्री हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल बात है जब हमने क्रेडिट में असेट खरीदा हो। लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पर हम कभी कभार बिजनेस भी परचेज करते हैं। क्या परचेज कर लेते हैं, बिजनेस परचेज, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज का मतलब है कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही उठा लेगा, और ये लाइबिलिटीज भी उठा ली जाएंगी और एसेट्स भी उठा लिए जाएंगे। तो होगा क्या, मान लो ये सारा बिजनेस किसका है, टाटा का। खरीदने वाला कौन है, रिलायंस। तो आओ जरा खरीद के दिखाएं आपको एक बारी। ये देखो, टाटा बिक रही है और रिलायंस उसे खरीद रही है। तो रिलायंस ने उठाए इसके असेट्स, तो रिलायंस जब इसके असेट्स उठाएगा तो रिलायंस के पास असेट्स क्या हो जाएंगे, और रिलायंस जब इसकी क्या उठाएगा, लाइबिलिटीज उठाएगा, तो रिलायंस की लाइबिलिटीज भी तो बढ़ेंगी, हाँ कि ना। असेट्स बढ़ते हैं तो आप जानते हैं डेबिट, और लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट। और साथ में टाटा को कुछ पे भी तो करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, जो अमाउंट हमें टाटा को पे करना पड़ेगा। मान लो अब जो टाटा के असेट्स उठाए हैं रिलायंस ने असेट्स कुछ इस तरीके से उठाए, कैसे उठाए, मान लो बिल्डिंग, बिल्डिंग उठाई है 100 रुपए की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20 का। कुछ स्टॉक भी उठाया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40 का। अब लाइबिलिटीज उठाई हैं, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो सब जानते हैं क्रेडिट में। 2 क्रेडिटर्स, मान लो 70 के। 2 बिल्स पेबल, मान लो 10 के। और जो टाटा को पैसा देना है, वो परचेज कंसिडरेशन 2 टाटा। वो भी तो एक हिसाब से रिलायंस के लिए तो लाइबिलिटी हो गई ना, हाँ कि ना। बिल्कुल, रिलायंस के लिए सबके सभी क्या है सर, रिलायंस के लिए तो ये लाइबिलिटी है पूरी की पूरी। और रिलायंस के लिए सर ये क्या है, असेट्स हैं। असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट वगैरह वगैरह, है ना भाई। ठीक है सर। अब देखो,
अब देखो जरा, 70 क्रेडिटर को देने हैं, 10 बीपी को देने हैं, और मान लेते हैं 20 इन्होंने देने हैं या 40 इन्होंने देने हैं, किसको, टाटा को। ये जरा टोटल लाइबिलिटी काउंट करके बताओ जरा फटाफट से। 70, 10, 80, 80 प्लस 40 डेट इज रुपीज 120 की टोटल क्या है, लाइबिलिटीज है ना। और टोटल असेट्स देखो जरा एक बारी, 120, ये हो गए हमारे 160 के टोटल असेट्स, पक्का ना। ठीक है, अब देखो असेट्स मतलब रिलायंस के लिए क्या है एक हिसाब से, अब बेनिफिट्स, और ये 120 की लाइबिलिटीज मतलब रिलायंस के लिए क्या है, उसकी ऑब्लिगेशंस, क्या है, ऑब्लिगेशंस, यही तो बात है। अब हमने बेनिफिट उठा लिए हैं ज़्यादा और पैसे देने पड़ रहे हैं कम, बताओ ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है सामने सामने। बेनिफिट्स उठा लिए कितने के, 160 के, और देने पड़ रहे हैं सिर्फ 120, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। और ये गेन कभी रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, बताओ हाँ कि ना। रोज़ रोज़ होता कि नहीं होता है सर, नहीं रोज़ रोज़ तो नहीं होता, तो रोज़ रोज़ नहीं होता, इसीलिए इसको भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, फायदा है तो क्रेडिट होगा, तो टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितना सर, यहाँ आ जाएगा आपका सर 40 रुपीज़, कितना आ जाएगा 40, फायदा है, कैपिटल गेन है, गेन बढ़ते हैं तो क्रेडिट में, सिंपल सी बात है, बेनिफिट मिल रहे हैं 160 के, देने पड़ रहे हैं सिर्फ 120 रुपीज़, तो 40 का फायदा ही तो हुआ हमारे लिए, फायदा है तो क्रेडिट कर दिया हमने, है ना भाई। आओ जरा इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें। ये देखो, मान लो अब जो असेट्स उठा रहे हैं हम लोग, वो रिलायंस ने उठाई कितने के, मान लो 100 के। टू लाइबिलिटीज उठाई मान लो कितने की, 120 की। टू टाटा को जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो देने पड़ रहे हैं 30। तो अब देखो लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई है 150 की, और बेनिफिट सिर्फ कितने के मिल रहे हैं, असेट्स मतलब बेनिफिट्स सिर्फ कितने के मिल रहे हैं, 100 के, मतलब बेनिफिट सिर्फ 100 के, देने पड़ रहे हैं 150, इसका मतलब 50 रुपीज़ कहीं ना कहीं रिलायंस रिलायंस को, टाटा को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं कि नहीं देने पड़ रहे हैं, बिल्कुल, किसको देने पड़ रहे हैं सर, रिलायंस को देने पड़ रहे हैं। रिलायंस के लिए ये 50 रुपये तो क्या होगा एक हिसाब से, लॉस है। तो ये लॉस है, हमें एक्स्ट्रा इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि जरूर टाटा के बिजनेस की कुछ गुडविल होगी, वो हमसे उसी बात की एक्स्ट्रा मांग रहा है, ध्यान रखना। यहाँ जो रिलायंस को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 50 रुपीज़, वो इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि टाटा कह रहा है भैया मेरे बिजनेस की गुडविल है, मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा 50 रुपये, हमने बोला कोई बात नहीं यार ले ले, लेकिन रिलायंस के लिए तो वो नुकसान हुआ ना, क्योंकि रिलायंस को तो वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो लॉस तो डेबिट ही होता है, किस नाम से पे करना पड़ेगा उसे, ये टाटा की गुडविल के चक्कर में रिलायंस को भुगतना पड़ गया कितना रुपए एक्स्ट्रा, 50 रुपीज़। इसका मतलब जब भी हम लोग अदर देन कैश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अदर देन कैश की, जब हमें कम देना पड़ेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, कैपिटल रिजर्व के नाम से उसे क्रेडिट करेंगे, जब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो गुडविल के नाम से हम उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है, बिजनेस के लिए क्या था, गेन था सर। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है बस, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर तो, है ना भाई। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जब कंपनी क्या करती है, यहाँ पर हम लोग को ना नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालने पड़ते हैं, क्या निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मैं आपको इसको बताता हूँ एक बारी कैसे निकलेंगे। हाँ, यहाँ एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखो, मान लो बिल्डिंग उठाई हमने 5 लाख की, कैश उठाया हम लोगों ने 80,000 का, स्टॉक उठाया हम लोगों ने 1,20,000 का, और मशीनरी उठाई हम लोगों ने 3,50,000 की। तो ये सारे असेट है, सबके सब क्या होंगे, डेबिट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सर डेबिट होंगे। और साथ में जो लाइबिलिटीज है वो कुछ इस तरीके, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, और टू टाटा को मान लो हमने पैसे देने हैं। कितनी कितनी पेमेंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 लाख, इसको मान लेते हैं 50,000, इसको मान लेते हैं 9 लाख रुपए मान लिया चलो। तो अब आप खुद देखोगे यहाँ पर तो हो क्या रहा है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया है, हाँ कि ना, कोई डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पर देखो हमने जो असेट उठाया है वो 5,80,000, ये हो गया हमारा कितना, 5,80 और 1,20, ये हो गया हमारा 7, 7 और 3, ये हो गया असेट्स कितने के, 10,50,000 के, टोटल करके देखोगे तो 10,50,000 आएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स और बीपी के नाम से जो लाइबिलिटी है वो कितने की है,
1.5 लाख की। तो ऑब्वियसली बाकी जो हमें पे करने पड़ रहे होंगे वो किसको ही पे करने होंगे, परचेज कंसिडरेशन के नाम से टाटा को। तो ध्यान रखना ये हम लोग की बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है ऐसे। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी देखो गुडविल जैसी कोई बात नहीं आई और कैपिटल रिजर्व जैसी कोई बात नहीं आई। इसका मतलब अगर हमारे पास सिर्फ टोटल असेट्स दे रखे हो और सिर्फ लाइबिलिटीज दे रखी हो तो ध्यान रखना हमेशा दूसरी पार्टी को जितना पैसा देना है मतलब परचेज कंसिडरेशन वो बैलेंसिंग फिगर के नाम से हमसे निकल जाएगा। ऐसे याद रहेगी बात। टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स मैंने करा 1050 आया ना, उसमें से मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट 1,50,000 माइनस कर दी। कैसे 1,00,000 और ये 50, 1,50,000 दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब बाकी मुझे किसको पे करना होगा, ऑब्वियसली सर जिसका मैंने बिजनेस खरीदा है। रिलायंस मतलब यहाँ पर किसको पेमेंट कर देगी, टाटा को पेमेंट करेगी 9 लाख रुपए की। ठीक है ना, ठीक है जी। एक और चीज देखो, हम लोगों ने अदर देन कैश के अंदर पेमेंट जो करनी है वो कैश में नहीं करनी है, हम लोगों ने क्या इशू करने हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी मान लो उधार में, तो मशीनरी डेबिट टू क्या करते थे वेंडर, मान लो 100 रुपए की और 100 रुपए की, और वेंडर को जब पेमेंट देनी होती है तो वेंडर को करते हैं हम डेबिट 100 रुपए से। लेकिन यहाँ पर हमने कितने शेयर इशू करने हैं वो भी निकालने सीखने होंगे। तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर को हमने जितना देना है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होगा जो हमने जिसका बिजनेस खरीदा है, जिसको पैसा देना है, दैट इज हमारे एग्जांपल में कौन है वो टाटा को जितना पैसा देना है। और इशू प्राइस का मतलब हर केस में अलग अलग होगा। मतलब अगर पार की बात थी तो 10 में ही, फेस वैल्यू भी उस केस में तो 10 और इशू प्राइस भी उस केस में तो कितना ही रहता है 10, हाँ कि ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन प्रीमियम का होता और 10 की उसकी वैल्यू होती और 2 रुपए के प्रीमियम पे होता तो इशू प्राइस 10 नहीं होता, 10 + 2 डेट इज कितना हो जाता, 12 हो जाता। याद रखना फॉर्मूला पीसी अपॉन फेस वैल्यू नहीं है, फॉर्मूला है पीसी अपॉन आईपी। तो टाटा को जितना भी देना है, मान लो कितना देना है इस केस में 100 देना है, और एक शेयर का जो इशू प्राइस है हम मान लेते हैं वो कितना ही है 10 मान लेते हैं, मतलब पार पे इशू भी हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स रिलायंस को कितने इशू करने पड़ेंगे इस केस में 100/10, दैट इज 10 शेयर इशू करने पड़ेंगे। यहाँ पर जब पेमेंट जाएगी ना तो ऐसे होगी, वेंडर टू मान लो शेयर कैपिटल हमने इशू करी है, तो ऐसे 10 शेयर इशू होंगे 10 रुपए वाले, तो अल्टीमेटली 100 रुपए की पेमेंट हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल हो गई सर। ऐसे करके 100 आएगा। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशू निकालने पड़ेंगे पीसी अपॉन आईपी करके। ध्यान रखना पीसी अपॉन फेस वैल्यू नहीं है, पीसी अपॉन आईपी है, तो वो बदल भी सकता है। पहले केस में अगर 10 है दूसरे में 12 भी हो सकता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर पार वाला केस लिया, इसलिए मैंने अपॉन 10 ही लिखा है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। चलो जी, अब हम आ गए अपनी बैलेंस शीट पर भाई। बस आखिरी बात समझो इस बात को, बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करना है। ये स्टूडेंट्स को नॉर्मली बड़ी प्रॉब्लम रहती है और मैं कहूँगा कि इसको देखो तो प्रॉब्लम ज़्यादा बचेगी नहीं। हमने आपको बताया था कि कंपनी की एक कैपिटल होती है, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि कंपनी के एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। कंपनी के दो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की पावर्स बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ व्हाट टू डू, कंपनी की सारी पावर्स यहाँ पर डिफाइन होती है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑथराइज कैपिटल है ये वो अमाउंट है जिससे ज़्यादा पैसा कंपनी एक बारी में अपने शेयर होल्डर से मंगा नहीं सकती है। मतलब इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स और कैपिटल रेज बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स। एक बारी में मतलब उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकती। लेकिन मान लो अगर कंपनी एक बारी में 10 लाख मंगा सकती है, कंपनी के पास है पावर, लेकिन आपको क्या लगता है कि कंपनी एक बारी में ही सारा 10 मंगाएगी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इशू करेगी शेयर्स, जितनी रिक्वायरमेंट होगी सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगी। इसलिए ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस कैपिटल का नाम हो जाएगा इशूड कैपिटल। मान लो कंपनी ने सिर्फ कितने रुपए के शेयर्स इशू करें 7 लाख के, बिल्कुल सर 10 लाख कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ अभी 7 लाख की है, तो कितना इशू करेंगे 7 लाख। लेकिन 7 लाख भी इशू करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इसके शेयर्स खरीद लें। मैं मान लेता हूँ कि सब लोग इसके शेयर्स खरीद रहे हैं, अच्छी कंपनी है, तो जितने लोग सब लोगों ने रेडी हो गए शेयर्स खरीदने के लिए, उनको हम बोलेंगे उन्होंने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए। क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए।
तो इस कैपिटल का नाम भी हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दोबारा बोलूंगा बिल्कुल सीक्वेंस में। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी जनता से मंगा सकती है एक बारी में। उसके बाद ये तो मैक्सिमम कैपिटल है, ये तो मंगा ही सकती है, लेकिन कंपनी उतनी ही शेयर्स इशू करती है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। और जितने लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, शेयर्स को परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। ये बात ठीक है, याद रहेगी ये तीनों बातें, बिल्कुल ये तीनों बातें बड़ी काम की चीज़ है, ध्यान रखना। हमारी भाई प्लेलिस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर भी वीडियो बनी है, उसमें फुल लेक्चर अपलोड है, उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है ना। और जरा बैलेंस शीट की एक बारी बात कर ले। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनता है ना कंपनी अकाउंट्स में, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। ओहो, ये तो मैंने पुरानी वाला फॉर्मेट बना दिया है ना, अब तो वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो होता है सर, है ना, वर्टिकल कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहला जो कॉलम बनता है हम उसको बोलते हैं क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी का मतलब ये ओनर्स फंड, और कंपनी में तो जो ओनर होते हैं वो होते ही सर शेयर होल्डर है, हाँ कि ना, ठीक है ना। और ये लाइबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है जो कंपनी ने पैसा आउटसाइडर से लिए। किनसे लिया, आउटसाइडर से लिए, या वो लोग जो कि मालिक नहीं है। मालिक जो है उनका पैसा तो इक्विटी के नाम से जाना जाएगा, मतलब शेयर होल्डर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्विटी में सबसे पहले चीज हमें क्या लिखनी पड़ती है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, मालिकों का पैसा। और मालिकों के पैसों में दो बातें आएंगी, एक शेयर कैपिटल होगी तो दूसरे हो सकते हैं हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, कॉमनली यही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। और फिर बात करें तो दूसरी, एक तो हमने बना दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और कंपनी इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बैलेंस शीट बनाते समय जो दूसरी चीज इस्तेमाल होती है वो होती है हमारे असेट्स। सेकंड कॉलम क्या होता है, लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक तरफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो दूसरी तरफ असेट्स, और इस असेट्स के अंदर मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा करंट असेट्स का। किसका, करंट असेट्स का। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको बात समझ में भी आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है सर। जिन्होंने बेसिक करा हुआ उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी मैंने बना दी, ये पहला मैंने बना दिया एक हिसाब से, और ये असेट्स का मैंने दूसरा बना दिया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले बनेंगे हमारे नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ कि ना, नोट्स टू अकाउंट्स। एग्जाम में जरूर आपसे हमेशा ये पूछा जाता है कि बैलेंस शीट बनाइए और साथ में नोट्स टू अकाउंट भी बनाइए। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हम लोग ने जितनी, अच्छा अकाउंट का नाम तो शेयर कैपिटल ही होगा, हाँ कि ना, शेयर कैपिटल से रिलेटेड हम बात करने लगे। तो अब सबसे पहले लिखेंगे इशूड कैपिटल, जितनी कैपिटल हम लोगों ने इशू करी। हम मान लेते हैं हमारी जो इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है वो मान लेते हैं 1,20,000 शेयर्स है। मान लेते हैं कितने शेयर्स हैं, 1,20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। तो बताओ कंपनी ने कितने शेयर इशू करे होंगे, कितना कंपनी पैसा मंगाना चाहती है। सर कंपनी पैसा मंगाना चाहती है 12 लाख इशूड कैपिटल, हाँ कि ना। और सब लोग तैयार भी हो गए इसको खरीदने के लिए, मतलब कंपनी ने इशू भी करे कितने, मान लो 12 लाख, और सब ने अप्लाई भी कर दिया, मतलब सब खरीदने के लिए तैयार भी हो गया। तो ये इशूड कैपिटल होगी। दूसरी होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड बोलेंगे, क्योंकि सब लोगों ने उसके अगेंस्ट पैसे भी दे दिए हैं, मतलब कंपनी के पास पूरा ही पैसा आ गया 1,20,000 शेयर्स के अगेंस्ट। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और अगर पूरा का पूरा अभी 10 रुपए नहीं आए होते तो हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। लेकिन यहां पर पूरा पैसा आ गया इसलिए मैंने मान लिया ये फुली पेड है, हाँ कि ना। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के नीचे कितना दिखेगा पूरा, फिर से 12 लाख दिख जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। उसके बाद हम चाहे तो एक इसको नोट नंबर 1 कह सकते हैं समझने के लिए। नोट नंबर 2 मैं आपको यही सिखा देता हूँ। मान लो कुछ नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस का भी हिस्सा आया, मैं इसको भी थोड़ा सिखा दूंगा यहाँ पर। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल वाली बात तो हमने कर ली ऊपर, अब रिजर्व एंड सरप्लस। भाई जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो भी मालिकों के होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स के होते हैं, और जो पुराने सरप्लस वगैरह हैं वो भी तो मालिकों का ही पैसा है। तो सारी बातें शेयर होल्डर की हो रही है, इसीलिए शेयर होल्डर फंड के अंदर दोनों बातें आई हैं, चाहे शेयर कैपिटल बोलूँ चाहे रिजर्व एंड सरप्लस बोलूँ, मालिकों का ही पैसा है सारा। रिजर्व्स भी मालिकों के होते हैं, सरप्लस का मतलब पुराने प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, वो भी ओनर के ही होंगे, है ना भाई। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अभी मान लो, अभी हम लोगों ने केस करा था जहां पर हम लोग एंट्री करते थे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, याद आई, रीशू के बाद जो एंट्री करते थे, बिल्कुल। तो वहां पर भी तो कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता था, बताओ हाँ कि ना, बिल्कुल जाता था सर।
तो कैपिटल रिजर्व भी तो रिजर्व ही हुआ। मान लेते हैं इस केस में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है 10,500। कितना है? 10,500। और हम लोगों ने अलॉटमेंट पर मान लो जो पैसा मंगाया था वो प्रीमियम पर मंगाया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से भी हमें जो पैसा मिला हुआ है वो मिला हुआ है मान लो 4,57,500। तो टोटल एक हिसाब से हमारे पास रिजर्व के नाम से कितना पैसा आ गया है? 4,68,000। हाँ कि ना? रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से ही कितना पैसा आ गया कंपनी के पास? कैपिटल रिजर्व के नाम से 10,500, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से 4,57,500, तो टोटल आ गया 4,68,000। ठीक है ना? और शेयर कैपिटल कितनी आ गई है टोटल हमारी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कितनी आ गई है? 12 लाख की आ गई है। लेकिन 12 लाख के नाम से कैपिटल आई सर, 12 लाख के नाम से कैपिटल आई, शेयर कैपिटल आई मतलब, प्लस 4,68,000 के नाम से मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी पैसा आया। बताओ हाँ कि ना? रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से तो मेरे पास टोटल कितना पैसा आ गया? टोटल कैश कितना आ गया? टोटल कैश आ गया 12 लाख प्लस 4,68,000 इक्वल्स टू 16,68,000। बताओ हाँ कि ना? टोटल कैश। सर ये कैश का क्या करना है? मैंने बोला बिल्कुल कैश का यही तो करना है। अगर मैं यहाँ पर नोट नंबर, देखो ये नोट नंबर 1 बनाया है, ये नोट नंबर 2 बनाया मैंने। नोट नंबर 3 अगर हमारा बनाया जाए, मैं कहाँ बनाऊँ, जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पर छोटा सा नोट नंबर 3 बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। नोट नंबर 3, ये 1 हो गया, बड़े ध्यान से, ये 2 हो गया, और अब 3 में बना रहा हूँ। मैंने एक्चुअली शेयर होल्डर फंड को तो निपटा डाला, शेयर कैपिटल को भी निपटा दिया, ये देखो, फिर रिजर्व एंड सरप्लस वाले पोर्शन को भी। अब मैं इस बात कर रहा हूँ इस करंट असेट्स की। तो यहाँ एक नोट 3 बनेगा जिसका नाम होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और उसके नाम से टोटल मेरे पास कितना कैश दिख रहा है? ये रहा 16,68,000, सॉरी 16,68,000 का मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से कैश दिखेगा। तो बस मैंने नोट्स अकाउंट्स बना लिया, मेरे पास सारा डेटा आ गया है। अब मुझे करंट असेट में यहाँ दिखाऊंगा मैं क्या, यहाँ पर मेरा कॉलम बन जाएगा नोट नंबर का। किस चीज़ का? नोट नंबर। तो शेयर कैपिटल ये जो था मेरा नोट नंबर 1 था, तो मैं शेयर कैपिटल के आगे लिखूंगा नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे मैंने 2 लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा रिजर्व एंड सरप्लस मेरा 2 नंबर से आया। और नोट नंबर 3 बना के मेरा किसकी इंफॉर्मेशन आ गई है? करंट एसेट की इंफॉर्मेशन आ गई। कितना आया मेरे पास नोट नंबर 3? ये रहा। कैश कितना आ गया? 16,68,000। हाँ कि ना? रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ गया मेरा? टोटल मिला के 4,68,000। कितना? 4,68,000। शेयर कैपिटल के नाम से टोटल कितना आ गया था? ये रहा सर 12 लाख रुपए। तो ऐसे आ गया मेरा 12 लाख रुपए, मेरा अमाउंट के कॉलम भी बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखोगे तो आपका टोटल टैली हो जाएगा। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितनी आ गई है? 16,68,000। 16,68,000 आ गई सर, ये देखो ये वाली, और यही आपके असेट्स के बराबर है 16,68,000। बड़े ध्यान रखना, जब भी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आए तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स तो जरूर बनाने ही बनाने, तभी देखो डेटा आएगा। मैंने शेयर कैपिटल को भी नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू ही बनाया है, रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम को भी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब हमें हमारे करंट असेट्स मतलब कैश की जानकारी मिल गई। सिंपल सी बात है, चाहे कैपिटल का पैसा हो चाहे रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा हो, दोनों मिला के अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड को ही बढ़ा रहे हैं। हाँ कि ना? और हमने जब चाहे कैपिटल के नाम से पैसा मंगाया हो सर, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से मंगाया हो, टोटल जितना भी मंगाया होगा उससे अल्टीमेटली हमारा क्या बढ़ रहा होगा सर? कैश बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, तो हमने कैश में बढ़ा के दिखा दिया। नोट नंबर 1 आपके सामने है, 2 आपके सामने है, और 3 आपके सामने है। बहुत बढ़िया हो गया भाई। देखो भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, आपने तो सारी बातें ही कवर कर दी हैं। क्या बात है भाई, आया मजा तो बताओ। और भाई हैप्पी न्यू ईयर का और अच्छा गिफ्ट मैं आपको क्या दे सकता था, है ना भाई? वेरी गुड। अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाके बस फिर मुझे गुड न्यूज़ दियो भाई। मुझे इतने साल हम लोग से मेहनत कर रहे हैं हम सब मिल के, अब आप लोग का अच्छा रिजल्ट आए तो मज़ा आ जाए। अब ज़रा आखिरी बात मेरी बस सुन लो 2 मिनट के अंदर, ठीक है भाई? स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इस वीडियो बना के भी बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मज़ा इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने सारी बातें कवर कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट सर क्या है? मैंने बोला भाई कभी भी दिक्कत आए ना तो चैनल तो आपको पता ही है, कॉमर्स सीखो है हमारा, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करनी है। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करनी है, वहाँ पर एक्चुअली अकाउंट्स हो, चाहे फिर बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे फिर ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कॉरपोरेट अकाउंट्स हो, बिजनेस लॉज हो, चाहे फिर वो कंपनी लॉज हो, और जो भी सारी इंफॉर्मेशन है आपको प्लेलिस्ट हर एक अलग अलग नाम से बनी हुई है, हर एक चैप्टर के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो कोई कंफ्यूजन बचती नहीं है। तो आप लोग को अगर डिटेल में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर शेयर्स पर मेहनत करी है, लेकिन इसी से रिलेटेड हम लोग हर चीज़ पर डिटेल्ड वीडियोस भी बना चुके हैं। तो जो बच्चे को लगता है कि यार नहीं मुझे तो डिटेल में ही समझना है फॉर फ्यूचर, या और ज़रा डेप्थ में जाना है, तो वो वहाँ से मदद ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो पर्सनल मुझे मैसेज भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करूंगा आपको, और उसका लिंक शेयर करूंगा, ज़रूर करूंगा। नंबर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 9315554880, राइट। और मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स पेस्ट करने वाला हूँ। सीधा उस लिंक्स को क्लिक करना और मैं आप सीधा आप लोग पहुंच जाओगे इंपॉर्टेंट वीडियोस तक, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार चेक कर लेना इस वीडियो के एंड के अंदर, वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी, क्लास 12 की सारी सारी वीडियोस के मैं लिंक्स डालने वाला हूँ। तो बस अच्छे से मेहनत करनी है। देखो हम लोग लगे हुए हैं पौने 2 घंटे से आपके लिए। अब आपकी बारी है कि इस वीडियो को दोबारा देखो, इसको पॉज करो, इसके नोट्स बनाओ, कितने अच्छे तरीके से इसकी समरी बना सकते हो। बल्कि मैं तो कहूँगा मेरा नंबर सामने है, नंबर सामने है, व्हाट्सएप में मेरे को ऐड करो, और उन नोट्स की सुंदर सुंदर सी फोटोज क्लिक करके मेरे को सेंड करो। मैं देखूंगा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो भाई, है ना भाई। और जो लोग चाहते हैं कि सर जैसे हम लोगों ने शेयर्स की वीडियो बना डाली 1 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की, हम वैसे डिबेंचर्स की, डिसोल्यूशन की, रिटायरमेंट की, पार्टनरशिप की, कैश फ्लो की, हर चीज की, क्या हम लोगों को चाहिए सुपर क्विक रिवीजन? क्या शेयर्स के अलावा भी हमें करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ सर कर ली जाए तो बहुत बढ़िया है, तो कोई बात नहीं है भाई। आप लोग मुझे या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या तो पर्सनल मैसेज कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या लग रहा है कि सर मेहनत तो हो रही है, तो बस यार एक बार अच्छे से बता दो, अपने दोस्तों को भी बताओ भाई, उन नलायकों के भी काम आ जाए वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। बस बाकी मेरी विशेष हमेशा आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की विशेष आपके साथ है। बस अच्छा बच्चा बनना है और अच्छे से स्कोर करना है, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही। तो बस मेरी तरफ से गुड लक लो और शुरू हो जाओ। मैं बस अब चला, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।